डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल के ऊपर वो अपना घर बना लेते हैं, तो ये कितना सही है? मैं अपनी वर्किंग में हमेशा ये बात कहता हूँ, ये ठीक क्यों नहीं है? हर आदमी जीवन है, ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये बैलेंस का गेम। बचपन में हम वो झूला लेते थे, कभी इधर ऊपर हो गए, कभी एक राहु है ना, एक अटैचमेंट एक डिटैचमेंट है। पर गेम क्या है? टू बैलेंस द। जैसे वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट में एयर एलिमेंट प्लांट्स डिनोट होते हैं, तो हम वहाँ पे एंटी मानते हैं प्लांट्स को या ग्रीन कलर को। ये अब हम उनको रिमूव कराने के लिए क्लाइंट्स को कहते हैं, तो वो एक विधि मानते हैं कि इसको कैसे रिमूव कराते हैं, कैसे करना चाहिए। तो इसका कुछ दो बातें होती हैं। प्लांट्स मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेटल स्ट्रिप लेके उसका ट्रीटमेंट करना। ओके। अगर बहुत ज्यादा पुराना प्लांट है, सबसे अच्छा रिकमेंड वही है। डोंट रिमूव द प्लांट, ट्रीट देम, उससे होने वाला नुकसान नहीं है। प्लांट्स में अपने साथ की एनर्जी की पूरा राउंड की एडिक्शन, पूरा राउंड पूरा राउंड प्रेशर, अच्छा राउंड, अच्छा राउंड प्रोटीन, पूरा राउंड हेल्थ, पूरा राउंड नशे के साथ, अच्छा राउंड वेल्थ जनरेशन। साउथ से लेके वेस्ट पूरे डायरेक्शन को वो कुबेर मुला मानते हैं, और जो कि वो गलती क्या करते हैं, साउथ और साउथ वेस्ट में वो कैबिनेट्स बना देते हैं, वॉकिंग वॉर्डरोब या लॉकर की प्लेसमेंट कर देते हैं आर्किटेक्ट उस घर को ऐसे, और साउथ वेस्ट जो होता है वहां पे वो टॉयलेट की प्लेसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ, हाँ। क्योंकि कुबेर यक्ष है, तो लोगों ने राहु नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और एक बार फिर से हम सभी लोग एक नए पॉडकास्ट में हैं जहां पर हमने और डिटेल्ड कन्वर्सेशन करने की बात करी है हमारे दो सीनियर एक्सपर्ट्स हर्ष जैन और अमृता के साथ। इन दोनों के साथ बात करते हुए आप लोगों के माध्यम से आते हुए उन सवालों के जवाब मिले जिसमें आपने अलग अलग सवाल जो मिथ बाजार में चल रहे हैं उनके बारे में पूछा होगा। ये जानने की कोशिश करी कि एक व्यक्ति के जीवन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे कोई मंगल नीच का या कोई बुध ऊंच का है तो उससे अच्छे परिणाम कैसे लिए जा सकते हैं, मतलब एस्ट्रो वास्तु को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करी है। कैसे आपको घर डिज़ाइन करते वक्त अपनी 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या कोई व्यक्ति की गति इस जीवन में किस लेवल पर जा रही है इसको ध्यान में रखना चाहिए, पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और साथ में इस बार हमने ये भी बात करी है जो आजकल के बच्चों के साथ में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। आपका, मेरा, हम सबका दायित्व आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, इसके बारे में भी अदर देन वास्तु हमने डिटेल में चर्चा करी है, क्योंकि ये आप सभी के सवाल हैं और हम सभी लोग इस समाज को और खूबसूरत बनाने के सफ़र पर निकले हैं। आप ज़रूर इस कन्वर्सेशन को एंजॉय करोगे, समझोगे, और फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाएं तो ज़रूर पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ष, अमृता, आपके जो भी सवाल हों, जिस भी तरीके के सवाल हों, जब आप अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाते हैं, आपका अपना सफ़र, अपने जीवन के अनुभव, ये क्या चीज़ है जो लोगों को अभी भी परेशान कर रही है हमारे इतने लंबे सफ़र में, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होने के बावजूद भी? तो क्या ऐसे सवाल हैं जो हम लोगों के नहीं देख पा रहे हैं, या लोग और क्या जानना चाहते हैं? आप लोगों के चश्मे से, आप लोगों की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। तो बारी बारी से जो जो आपके सवाल हों दिल खोल कर पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड हैं, आप क्या बन गए हो, क्या थे वहाँ से हैं, या आपके क्लाइंट्स के हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, जो आज हम लोगों को मौका मिला आपके साथ में पॉडकास्ट करने का। तो जो भी हमारी लाइफ में, जैसे हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, पब्लिकली घूम रहे हैं, हम लोग क्लाइंट्स को देख रहे हैं, आज उस पर फेस टू फेस अपन बात करते हैं क्लाइंट्स के लिए। अभी रिसेंटली सर मैं हैदराबाद गई थी विजिट के लिए, उन्होंने हमसे कंसल्टेशन ली थी न्यू फ्लैट के लिए, और उन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया था वो घर। और उसके बाहर का जब मैं एनवायरनमेंट देख रही थी तो जस्ट उनके बेडरूम से ही क्रिमिनेशन लैंड दिख रहा था, और बहुत हाइटेड फ्लैट था। तो वो पूरा लैंड जो होता है ना, सब कहाँ से वो एंट्री हो रही है, कहाँ से सब चीज़ें, तो ये जो एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। बहुत बढ़िया अमृता। सबसे पहली बात तो ये कि जिंदगी में सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी चीज का है तो वो है आहार, विचार और व्यवहार। क्या खाते हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, और आपके सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट में क्या है जो आपका व्यवहार तय करता है। आपके विचार उत्पत्ति है
उस चीजों की जो आपके आसपास है। ठीक, उदाहरण के तौर पर एक इंसान कुछ भी सोच सकता है, लेकिन वो क्या सोचेगा ये वो नहीं सोच सकता। अभी इस क्षण आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि मेरा जवाब क्या होगा और अगला सवाल मैं क्या पूछूं। आपका दिमाग वहां प्रोसेस करना शुरू कर चुका है। बिल्कुल। ये क्यों है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है। ऐसा थोड़ी है कि इसके बाहर भी आप यही सोचोगे। आप जब फ्लाइट में उड़ रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कितने बजे जाएगी, क्या होगा, टाइम पे उड़ेगी, टाइम पे लैंड करेगी, कोई समस्या तो नहीं होगी, मैं घर जाऊंगी, मेरे को कैब मिलेगी नहीं, जो भी होगा। दैट मीन्स वो इन्वायरमेंट आपके साथ गेम खेल रहा है, वो आपको मजबूर कर रहा है सोचने में। अब मैं इस बात को अलग तरीके से लेता हूं। आप एक ऐसे घर में रहते हो जहां एक खूबसूरत सी बैल्कनी है। आप अपने कमरे से उठते हो, सबसे पहले वो दरवाजा खोलते हो, फिल्मी स्टाइल खोल के आपको सामने खूबसूरत समुद्र दिखाई देता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं दिखाई देता, और आपको ऐसा लगेगा आई एम द किंग, मेरे से ज्यादा खूबसूरत कौन है। इसीलिए तो सी फेसिंग अपार्टमेंट जितने कीमती हैं, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। आपको समुद्र में नहीं जाना, लेकिन फिर वो क्यों कीमती है? बिकॉज ऑफ द फील। आप अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छे कलर्स पहनते हो, बिकॉज ऑफ द फील। ये फील गुड फैक्टर आपको दूसरों से बेहतर बनाता है। अब आप ये बात कहते हो, मैं सुबह बालकनी में उठती हूँ, जैसे ही गेट खोलती हूँ तो मेरे सामने कचरे का, कूड़े का बड़ा सा ढेर है। ये क्या फील है? आप अपनी बालकनी को सबसे पहले बंद करोगे, हल्की सी स्मेल मेरे घर के अंदर ना आ जाए। क्या इसने आपके व्यवहार को खराब नहीं किया होगा, विचार को खराब नहीं किया होगा? किया ही होगा, करेगा ही करेगा। ये हो सकता है किसी को ज्यादा करे, किसी को कम करे। एक आदमी अपने ऑफिस में पहुंचता है, वो अपने घर पे अच्छा जीवन जीता है, उसके घर में कोई कलेश नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नॉर्मल अपनी गाड़ी में बैठता है, एक ऐसे रास्ते से आता है जो उसके घर में 10 मिनट में आप उसको ऑफिस पहुंचाता है, बड़ा फील गुड फैक्टर से आता है, अपने ऑफिस में काम करता है और चला जाता है। आप देखोगे कि उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन कम है। जो महानगरों में, दिल्ली में, बैंगलोर में, बॉम्बे में, पुणे में फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है, डिप्रेस्ड व्यक्ति है, वो गांव में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समय से घर जाता है, घर से व्यापारिक स्थल पर आता है, 4 लोगों से उठना बैठना करता है, कोई कलेश नहीं है। ये सारी चीजें कौन मैनिपुलेट कर रहा है? व्यवहार, विचार एंड सराउंडिंग। अब आप ये कहते हो कि मैं सुबह उठी, मेरे को मेरी बालकनी से किसी की चिता जलती हुई दिखाई देती है, किसी की रोने की आवाज आती है, कोई माँ बिलख रही है वो दिखाई देती है, कोई पिता बिलख रहा है वो आवाज दिखाई देती है, या वो लोग दिखाई देते हैं जो रो रहे हैं, तनाव में। आप अपनी बालकनी खोलना पसंद नहीं करोगे। आपका बच्चा उसी जगह पर उठता है, उसके मन में क्या विचार है कि मैं बचपन से लेकर अभी तक एक ही चीज देखता आया हूं कि मेरे घर के पास कभी ना कभी कोई जलता रहा। खुशियां जो है उसको छीनने का, कम करने का काम करेगी। लाइफ में आपकी उम्र, आपकी पीस, आपकी हैप्पीनेस कम होता चला जाएगा अगर आपके घर के इतने नजदीक कोई ऐसी चीज है जो टेक्निकली नेगेटिव है। वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, मतलब अगर मैं इस बात को एक बात बोलूं, सबको एक दिन मरना है, लेकिन क्या मैं एक सुबह उठूं तो उस बच्चे को देखना चाहूं जो उठते ही खुश होता है, खेलता है, समुद्र दिखाई देता है, ग्रास दिखाई देती है, प्लांट्स दिखाई देते हैं। क्यों सुबह सुबह उठ के पार्क में जाना चाहिए? क्यों आज तक आपने किसी को नहीं सुना सुबह उठ के शमशान घाट का गेड़ा लगाना चाहिए, घूम के आना चाहिए? सुना है किसी को? नहीं सुना। या कब्रिस्तान जाके आना चाहिए सुबह सुबह? कोई बोलता है? नहीं। क्यों नहीं बोलता? फिर किसी भी जगह का एलिमेंट जो टेक्निकली आपके सबकॉन्शियस को परेशानी में डाल दे, वो चीज नेगेटिव है। आप किसी डॉक्टर से मिलना, जो डॉक्टर दिन के अंदर 10 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन कर रहा है, पूरे महीने के अंदर 300, 200, 250, 100 ऑपरेशन कर रहे हैं, 50 ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको वो व्यक्ति याद रहता है जो व्यक्ति की डेथ हो गई। किसी से पूछना कि सर आपको क्या याद है? उनको वो पेन याद रहता है। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर बेचारे खुद भी स्ट्रेस में, क्योंकि लाइफ को दे देना का कोई एहसान नहीं करता, कोई एहसान नहीं मानता, और खुद को भी लगता है ये तो मेरी ड्यूटी थी। पर जब कोई मर गया, वो बहुत नेगेटिव कर देता है एक व्यक्ति को। ये विचार है। और अगर आपके घर के पास शमशान है तो आपके इमोशंस भी खत्म हो जाएंगे। आप बोलोगे रोज तो मैं लोगों को रोता हुआ देखता हूं। आप देखोगे, आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे,
जो डॉक्टर है उसके आसपास रोज मृत्यु हो रही है तो उसको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। राइट। जब तक उससे खुद से कुछ गलत ना हो जाए तो उसको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। वो किसी के इमोशन समझेगा लेकिन डीपली सही नहीं बात समझ है। पाएगा। ये सारा का सारा इन्वायरमेंट का खेल है। इसी को वास्तुशास्त्र कहा जाता है। घर के आसपास शमशान घाट होना, हॉस्पिटल होना, पुलिस स्टेशन होना, जिसके घर के बिल्कुल पास पुलिस स्टेशन होगा उसको अननेसेसरी कलेश देखने पड़ते हैं, अननेसेसरी की लड़ाइयां देखनी पड़ती हैं, भाई भाई का झगड़ा देखना पड़ता है, पिता पुत्र का झगड़ा देखना पड़ता है, माँ बेटी का झगड़ा देखना पड़ता है। जिसके पास हॉस्पिटल होगा उसको हमेशा कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा। ये प्रॉब्लम्स है। इसलिए घर के पास कोई भी ऐसी चीज ना हो जहां पर आपको डिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट देखने को मिलता हो, प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पीसफुल इन्वायरमेंट हो, कोई गार्डन हो, कोई रिवर हो, कोई तालाब हो, नॉर्मल कॉलोनी हो, सबके घर हैं वो हो, तो आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए ना हो तो बेहतर है। आप गए विजिट पे, इसका डायरेक्ट उपाय क्या है? कुछ दिन के लिए बेसिक्स करो या उनके घर की ऊर्जाओं को सही करो, एनर्जीज को सही करो, और जब वो सही हो जाए तो उनको बोलो कि सर वन फाइन डे यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दिस होम। ओके सर, इसी में एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्या हमें हॉस्पिटल के ऊपर, जैसे कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल के ऊपर वो अपना घर बना लेते हैं, तो ये कितना सही है? मैं अपनी वर्किंग में हमेशा ये बात कहता हूं, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? हर आदमी को ना डिटैचमेंट जरूरी है। ये जो जीवन है ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बैलेंस का गेम है। बचपन में हम वो झूला लेते थे ना, कभी इधर ऊपर हो गए, कभी ऊपर। एक राहु है, एक केतु है ना, एक अटैचमेंट है, एक डिटैचमेंट है। पर गेम क्या है? टू बैलेंस द लाइफ। एक डॉक्टर है, वो सुबह वो क्यों अपने ऊपर नीचे मकान बना लेता है कि रात को 12 बजे अगर कोई मरीज आ गया तो मेरे को जाना पड़ेगा। राइट, इजी इट इज नॉट रॉन्ग। लेकिन इस एक डॉक्टर के साथ में उसके परिवार में 5 लोग हो रहे हैं जो अगेन वही इन्वायरमेंट देख रहे हैं, वही पेनफुल इन्वायरमेंट देख रहे हैं। वो रात को अपने पिता को भागता हुआ देख रहे हैं, रात को लड़ाई झगड़ा होता हुआ देख रहे हैं। उनकी नींद, उनका चैन सब डिस्टर्ब रहता है। एटलीस्ट एक फेयर डिस्टेंस पे हो जहां आपकी फैमिली या बच्चों को वो इंपैक्ट ना मिले। मैंने एक चीज और देखी है, जो डॉक्टर्स अपने ही घर के ऊपर रह रहे हैं, आप ज्यादातर केसेस में पाओगे कि उनका मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। क्योंकि रात को सोने से पहले आपके विचार दिमाग में है कि कल को कोई आ गया तो क्या होगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे में तो ज्यादातर डॉक्टर्स अपना टाइम फिक्स करके चल रहे कि जी मैं रात को 8 बजे के बाद हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। डिसिप्लिन में इमरजेंसी का डॉक्टर अलग होगा, इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स अलग होंगे, रात के लिए अलग होंगे, रात के लिए नर्सेज अलग होंगी। मैं सुबह 6 बजे पहली विजिट करने आऊंगा, विच इज राइट फॉर देम। अब प्रॉब्लम यही है कि जहां पर ये कॉन्सेप्ट चलता है ऊपर नीचे क्लिनिक एंड एवरीथिंग, दैट क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी विच आर नॉट गुड फॉर अस। तो ना हो तो बढ़िया। सर, एक क्वेश्चन लोगों का बहुत हमें देखने सुनने को मिलता है। लेट्स से हमने एक फ्लैट का, एक फ्लोर का वास्तु किया, तो जो उस फ्लैट में ऊपर और नीचे लोग रह रहे हैं वो सेम उसको फॉलो कर लेते हैं। अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली में ही एक विज़िट की, तो नीचे और ऊपर, नीचे टेनेंट थे और ऊपर लैंडलॉर्ड थे, और दोनों आपस में फ्रेंड थे। तो टेनेंट ने कंसल्टेशन ली, मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद में हमने जो हम बैलेंसिंग करते हैं वो बैलेंसिंग हमने की। उसमें टेनेंट को रिलीफ हुआ, सेम अप्लाई लैंडलॉर्ड ने अपने ऊपर किया, अपने ऊपर वाले फ्लोर पर, लेकिन उसको कुछ इशू क्रिएट हुए। अब ये एक मिथ है कि वास्तु विल रिमेन सेम, सभी को सेम इम्पैक्ट देता है, जबकि हम उनको ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी भी अपना वर्क करती है। तो सर इस बारे में थोड़ा सा बताइए। डिफरेंस क्या है? वास्तु के बेसिक पैरामीटर्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। राइट। एक व्यक्ति को पानी कितना पीना चाहिए, खाने में स्वच्छ खाना चाहिए, ये सारी चीजें सेम है। लेकिन किस व्यक्ति को कितने न्यूट्रिशंस की जरूरत है ये डाइटिशियन ही बताएगा। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे का डाइट चार्ट शेयर करते हैं कि जो आपको डॉक्टर ने लिख के दिया वो मैं ले लूं, मेरे भी काम करेगा, लेकिन वो नहीं करेगा। आप जब किसी का वास्तु करने गए, टीनेंटर करने, मैं कहता हूँ ठीक है, उसकी एंट्रेंस सेम थी, आपने ट्रीट कर दिया। आपकी टॉयलेट सेम जगह थी, आपने ट्रीट कर दिया। आपकी किचन सेम जगह थी, आपने ट्रीट कर दिया।
थिंग्स विल रिमेन सेम। बट मैं एक व्यक्ति को दक्षिण का कमरा दूंगा और एक को पश्चिम का कमरा दूंगा बेस्ड ऑन देयर एस्ट्रो वास्तु चार्ट्स, बेस्ड ऑन देयर दशा। दूसरी चीज, क्या इनकी दशा फ्रूटफुल थी या नहीं थी, उसका उपाय एक को जरूरत थी, एक को जरूरत नहीं थी। एक की लैंड एनर्जीज अलग की, एक की लैंड एनर्जीज अलग थी, उस पे वर्किंग ही नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है एक व्यक्ति घर में वेस्ट में टॉयलेट थी, उस व्यक्ति का 8 नंबर से कोई रिलेशन नहीं था, उसका ट्रीटमेंट उसको जल्दी फल गया। जिस व्यक्ति का 8 नंबर से कोई रिलेशन था उसको ट्रीटमेंट नहीं फला, उसमें न्यूरोलॉजी वास्तु की जरूरत आनी चाहिए। तो बेसिक के पैरामीटर के रिजल्ट तो मिलेंगे। दूसरी चीज, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में भी नेट यूजेबल एरिया के हिसाब से ग्रिडिंग आगे पीछे हो जाती है, आगे पीछे हो जाएगी, बैल्कनी उसमें ऐड हो जाएगी या बैल्कनी ऐड हो जाएगी, स्टेयर केस का एरिया कट माना जाएगा, एक व्यक्ति का नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति की एंट्रेंस अगर N3 N4 की हो सकता है, दूसरे वाले की N1 N2 की हो। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ना, तब जाकर आप एक्यूरेट रिजल्ट दे पाओगे। और वन फाइन ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल एक्यूरेट था तो उनको सेम रिजल्ट मिलते। अगर कुछ 19-21 हुआ है, इसका मतलब ही यही कह रहा है कि या तो एस्ट्रोलॉजी में या वास्तु में देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट सेम, इसलिए वो प्रॉब्लम आई। पर आपकी क्या जवाबदारी है? इफ कोई व्यक्ति इस तरीके से वास्तु करवाना चाहता है तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आप इफ यू वांट टू सेव मनी, मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ, आप सिर्फ वास्तु पे पैसा क्यों बचाना चाहते हो? करोड़ों रुपए के मकान है, आप अपनी लाइबिलिटी जो है वो किसी और को दे रहे हो, कोई व्यक्ति आपसे बात पूछ रहा है, कोई व्यक्ति आपको बार बार आपके कंसर्न पूछ रहा है, आपकी एस्ट्रो बहुत सारी चीजें देख रहा है, बट यू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। लोग क्या करते हैं, पिरामिड्स बेचते हैं, क्रिस्टल्स बेचते हैं, क्योंकि जब वो बेचेंगे नहीं तो फिर वो ऊपर नीचे वाला लेगा नहीं। और हमारे केस में क्या होता है, हम क्योंकि बेचते नहीं। आप क्रिस्टल्स बेचोगे, आप बोलोगे मेरी फीस तो भैया 11,000 रुपए की है या 5100 रुपए की है, मेरे को फ्री में बुला लोगे, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले की मजबूरी है कि क्रिस्टल मेरे घर में भी डाल। तो अगेन मैं ये बोलता हूँ, ये जो ठगी सर्विस इंडस्ट्री में आई है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आई है, उसका मेजर रोल है वो उस व्यक्ति का बुना हुआ है जो व्यक्ति उस सर्विस को चाहता है, ना कि उस व्यक्ति का है जो कर रहा है। क्योंकि वो तो कह रहा है मेरी मजबूरी है भाई, मैंने आपको ऑफर किया था 51,000 रुपए दे दो, पर आपने नहीं दी, तो मैंने इस चीज को इस तरीके से अपनाया। सर इसी से ही रिलेटेड एक केस मेरे पास आया था। MP में एक जगह है, वहाँ से मेरे पास कॉल आती है। उनका कहना था कि आज से पहले हम 6 लोगों से वास्तु करा चुके हैं, लेकिन हमें वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं मिले। तो उन्होंने फीस पूछी, मैंने फीस बताई। उनका कहना ये था कि सर्टेन अमाउंट आपकी फ़ीस है, उससे ऊपर का क्या। तो मैंने टोटल देखा, उनके जो घर था उसमें 9 टॉयलेट शीट थी, 2 एंट्रेंस क्रिएट हो रही थी, 12-13 स्ट्रिप्स हमारी लगती है। तो मैंने बोला जी ऊपर के आप 5 से 6,000 रुपये अप्रोक्स मान लो। कहीं पर कोई पेंट, कर्टन या वॉलपेपर यूज़ होता है तो वो आपकी कॉल है कि आप क्या यूज़ कराते हो। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो आपने एक बहुत छोटी सी चीज़ बताई है, एक्चुअल अमाउंट बताइए मेरे को कि रेमेडीज कितने की होगी। तो मैंने उनको बोला जी ये एक्चुअली अमाउंट है, आप देख लीजिए कि हमारे जो प्राइसेस रेमेडीज के हैं या जो ये चीज़ें हैं ये इनसे ऊपर नहीं जाती है। तो उन्होंने बोला कि आप क्या ये गारंटी ले सकते हो कि इतने की रेमेडी लगेगी। तो हमने बोला हाँ मैं गारंटी ले सकता हूँ, ये मेरी फ़ीस है, इतने रुपए के अंदर अंदर आपकी रेमेडीज़ हो जाएगी। देन ओके, उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र किया, मैं उनके यहाँ पर विज़िट करने गया। विज़िट के दौरान उन्होंने मेरे को बताया कि कोई बॉम्बे से उनके पास कंसल्टेंट आए थे रिसेंट वाले, उन्होंने 5100 रुपये लिए थे। बाई एयर वो बॉम्बे से आए और गए। कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी इंसान अगर बाई फ्लाइट आ रहा जा रहा है तो वो 5100 रुपये में कैसे कर सकता है। फिर उन्होंने अपना सारा सब कुछ बताया, अपनी टिकट करा के। उन्होंने फिर जब सारा उनकी कैलकुलेशन दी तो जो रेमेडीज हुई थी वो 2,95,000 की यूज हुई थी। मैं अगेन यही बात बोल रहा हूँ, इसमें गलती वास्तु कंसल्टेंट से ज्यादा करवाने वाले व्यक्ति। मैं ना कॉलेज में बीमार पड़ा, मैंने शायद कई बार जी मेरा हमेशा से मानना ही है, यू कैन गो टू 5 people 10 people, आप उनसे बात करो, अपने विचार रखो, समझो चीजों को, फिर चूज द बेस्ट। अब आप क्या करते हो, आप एक डॉक्टर के पास गए और यार ये तो ऑपरेशन 10,000 रुपए में कर रहा है, करा के नक्की करते हैं।
एक डॉक्टर बोल रहा है कि मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा लेकिन आपको दवाई दूंगा जी सिर्फ, और एक डॉक्टर ये बोल रहा है 5 लाख रुपए में सिर्फ ये बताऊंगा कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। आपकी बॉडी कीमती थी। आपको मैं एक और मजे की बात करता हूं। हमारे शहर सूरतगढ़ में एक डॉक्टर ने पथरी का ऑपरेशन करना शुरू किया, नई मशीन लाया था, लेजर वाली है, जो भी लाया था। अगर वो सुनेंगे इस वीडियो को पहचान भी जाएंगे। हमारे एक रिश्तेदार है, उनका ऑपरेशन करने बैठ गए। अब उन्होंने ऑपरेशन किया और जो रिश्तेदार है वो 1 दिन के बाद अपना नॉर्मल हुए, पेन वगैरह कम होता है और आपकी दवाइयां वगैरह कम होती है। उनके भयंकर पेन हुआ पेट में। वो डॉक्टर के पास वापस पहुंच गए, कहते भाई साहब मेरे तो अभी भी बहुत तेज दर्द है जी पथरी का। वो कहते यार मैं आपको बताना भूल गया था एक चीज, कि मैं पथरी ढूंढ रहा था, मेरे को मिली नहीं। अरे क्या बात है। अब आपके पेन 2 हैं, हाँ। एक ऑपरेशन का है, हाँ। और पथरी वाला जी। दिस इज रियल स्टोरी। क्यों है ये? उन्होंने प्रॉपर डायग्नोस ही नहीं किया। हाँ, उनको आता ही नहीं था। अगर आपको नहीं आता तो आप मरीज को एज एन एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, और वो व्यक्ति उनके पास क्यों जा रहा है? यार ये तो 1000 रुपए में ऑपरेशन कर देता है। भाई तेरा ऑपरेशन कर रहा है, हाँ, तुम क्यों करवा रहे हो ये? बिल्कुल। होल लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप जब ये बात कहते हो, एक व्यक्ति आया 5100 रुपए में आया, ये लिफाफा बंद करके पैकेट ले लिया, तो उस व्यक्ति की खुद की कोई इंटीग्रिटी नहीं है, राइट, खुद की कोई वैल्यू नहीं है, और वो दिखा रहा है कि मैं तो ईश्वर का न्याजा हुआ हूं, मेरे को तो जो मुट्ठी बंद करके दे देगा वो ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको अपनी वैल्यू, पैसा लेना गलत कैसे है? फिर तो आप हर व्यक्ति को गलत बोलोगे। आम बेच रहा है वो भी गलत है, प्रकृति से फ्रूट लेके आया उसमें उसका क्या? पैसा लेना सामने वाले का फर्ज है। वो सर्विस इंडस्ट्री है, वो जाता है, वो लाता है, वो मेहनत करता है, घाटे नफे का नुकसान देखता है। अब वो 2.5-3 लाख रुपए की रेमेडी बेचेगा। हाँ। इस फील्ड में और क्या होता है, वो 3 लाख रुपए की रेमेडी देगा, फिर 15 दिन के बाद फोन करेगा सर ये 4 लाख की और ले लो, फिर ये अंत कभी होगा नहीं, फिर लास्ट में आके वो व्यक्ति हार मान। मैं ये कहता हूँ रेमेडी है। जैसे मेरे एक क्लाइंट है, हम कल उनके साथ मीटिंग में थे, मैंने उनको बोला कि भैया दिस इज द राइट टाइम, अब मैं आपकी जमीन में नग डालता हूँ। तो उन्होंने बोला भैया कितने के आएंगे? मैं कहा मुझे नहीं पता, नग आएंगे, मैं आपको बेच नहीं रहा, क्योंकि मेरी आपसे कोई डील नहीं है इस बारे में। आप कॉल करो, अपने वेंडर को कॉल करो और अपना चुपचाप नग मंगा लो, ये नग मेरे को चाहिए, हमें चाहिए। मैंने मेरी कंसल्टेशन फीस ली है, अगर मेरे पास नग होता तो मेरी वो कंसल्टेशन फीस के अंदर इंक्लूडेड होता। राइट। अगर मेरे पास नग नहीं है तो मैं साफ बोलूं आप जिस मर्जी से लो, मैं अपने पास नग रखता हूं, उन क्लाइंट्स को जरूर देता हूं जिनसे मैंने भरपूर मात्रा में पैसा लिया। मैं जाऊंगा उनको बोलूंगा ये चीज डाल दो। बेचने का मैं काम नहीं करूंगा, ताकि क्लाइंट को कभी ये ना लगे कि इस व्यक्ति ने अपने 2 लाख रुपए बनाने के चक्कर में मेरे को नग बेचा। वो मानेगा। हाँ। मैं क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाँ। मेरी फीस देने से ज्यादा उत्सुक होगा कि वो मेरे को नग के पैसे दे। राइट। हाँ। लेकिन हम इस काम में नहीं है। तो जब आप ये बात बोलते हो ना, वो 6 वास्तु कंसल्टेंट्स के पास गया, तो उसने कैसे चूज किया होगा? यार वास्तु ही तो है, हाँ, इससे करा लो, उससे करा लो, नक्शा देख के बता दो ना, कोई भी कर देगा। तो दिस इज नॉट राइट। आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस होता है। उस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आपके पैसे, आपकी पावर, आपका वक्त, सब चीजें जाती हैं, और तब जाके आप रिजल्ट दे पाते हो। जब हम बोलते हैं 5 रेमेडी है, हम ये थोड़ी करिए एडवांस रेमेडी। एडवांस रेमेडी में मैं तो बोलता हूँ आप पिरामिड लगाओ। पिरामिड कॉपर का है, कितने ग्राम का होता है? 100 ग्राम का होता है। कितने रुपए किलो है कॉपर? 1000 रुपए, 1000 रुपए का। राइट। 100 ग्राम का पिरामिड 100 रुपए का हो गया। मेकिंग कॉस्ट 50 रुपए लगा लो, जीएसटी लगा लो 20-30 रुपए, 250-300 मैक्सिमम। राइट। लाख रुपए का पिरामिड का क्या मतलब? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वो प्लास्टिक के यूज करते हैं। मजे की बात ये है, उनके ऊपर कॉपर की एक हल्की सी स्ट्रिप लगाई और जी हमारा तो इतने का। और सीलिंग पे लगाते हैं सर, ये लैंड पे भी नहीं लगाते सर। एक जगह तो बड़े मजे की बात हुई, मैं नोएडा में एक जगह विजिट करने गया, तो उनके यहाँ पर ना जगह जगह पर कॉपर की रोड्स लगी हुई थी। तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि ये कॉपर की रोड क्यों यूज की गई हैं। तो मैंने बोला जी आप इनको सबको रिमूव कर दीजिए। तो उन्होंने बुलाया हैंड टू हैंड ही सोसाइटी से, तो वो जब निकालने लगे तो वो बजी, मतलब अंदर से आवाज आई। मैंने कहा खोलो इसको। बोले सर ये वास्तु की है, मत खुलवाइए। यार मैंने कहा हम भी तो देखें होता क्या है इसके अंदर। तो सर जब उसको खोली, उसके अंदर रेत भरी हुई थी और कॉपर की होलो रोड थी। ठीक है, भारी करके दे। वो हमें ये लगा कि ये कॉपर है। अब उसके मजे की बात,
सर वो प्लास्टिक की थी और उसके ऊपर कॉपर का पेंट हुआ पेंट हुआ था। करवा दिया metallic मजे की कलर। बात ये थी। और क्लाइंट खोल के देखो, और क्लाइंट खोल के देखेगा नहीं जी, ये तो वास्तु की है जी, ये तो ये है, ये तो ये। बिलीफ और फैक्टर। उन्होंने फिर माथे में हाथ मारा कि भाई हम अब तक कर क्या रहे थे, ये हम किस पर बिलीव कर रहे थे जो हमारे को कॉपर बोल के प्लास्टिक बेच करके चला गया। आप उस पे यकीन इसलिए कर रहे थे, जैसे हमारे ना इंस्टाग्राम पे कल परसों एक कमेंट आया कि सर हमारा जीवन बर्बाद हो गया ये पिरामिड्स के चक्कर में। तो मैंने बोला इसमें गलती बेचने वाले की तो है, पर आपकी भी गलती है। सर हमें पता ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा बोलता था मैं 600 करोड़ वाली फैक्ट्री, 2000 करोड़ वाली फैक्ट्री का वास्तु मैं ही करता हूँ। मैं कहा, एक व्यापारी जो है ना, उसका उसने वास्तु किया, इसका मतलब ये थोड़ी है व्यापारी वो इसलिए व्यापारी बन गया क्योंकि उसका वास्तु इस व्यक्ति ने किया। राइट। वो 2000 करोड़ का था तब उसने वास्तु वाला बुलाया, या जब वो 200 रुपए का था तब उसने बुलाया। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, वास्तु वाले से वो सेटिस्फाइड कितना है, उसने बुलाया, उसकी वीडियो सब कुछ है, उसके बाद का क्या, व्हाट नेक्स्ट, उसका रिजल्ट क्या है। और थर्ड, क्या पता उसने वो सेम काम उसके वहां किया है कि नहीं किया, हो सकता है 2000 करोड़ वाले ने उसको जी भर के फीस दी हो। बिल्कुल। डिफरेंस बहुत सारे लेयर्स में है। आप हर आदमी, हम कल भी पॉडकास्ट में यही बात कर रहे थे, गलती हमेशा होती है जब एक व्यक्ति लेने वाला सब कुछ समझ होते हुए भी खुद गलती कर रहा है। आप खुद इस बात को इवैल्यूएट करके देखो, एक आदमी वास्तु कंसल्टेशन की फीस 11,000 रुपए लेता है, महीने में 5 या 7 या 10 से ज्यादा क्लाइंट तो नहीं आएंगे कि 30 के 30 दिन तो क्लाइंट होंगे नहीं। बिल्कुल। एक व्यक्ति को टाइम भी देगा। अगर किसी व्यक्ति के पास 30 के 30 दिन क्लाइंट है तो इस बात का मान के चलोगे वो किसी को टाइम नहीं दे पा रहा। बिल्कुल। टाइम देने के लिए यू हैव टू हैव टाइम ना। राइट। अब आप 11,000 का काम कर रहे हो, एक व्यक्ति 10 क्लाइंट्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं, तो कितने रुपए का हो गया वो आदमी, एक लाख रुपए का। फिर वो आने जाने का खर्चा भी कर रहा है, राइट। उसका ऑफिस भी होगा, वहां पर 4 लोग रखे भी होंगे। तो जो आदमी खुद महीने के 30-40 हजार रुपए कमा रहा है, या तो उसकी शुरुआत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। और अगर उसका वो अंत है, वो कह रहा है मेरे को 25 साल हो चुके हैं, इसका मतलब वो किसी काम का नहीं। हाँ। फर्क इन चीजों में देखो ना, आपको खुद। और ठीक है, दूसरा पहलू लेते हैं कि सर हो सकता है वाकई में वो 11,000 रुपए लेता है, उसका रोज का काम हो। मेरे पास 30 के 30 दिन फोन है, 30 के 30 दिन विजिट है, तो मैं 11 लूंगा ही नहीं, मैं उसको 51 कर दूंगा। राइट। हाँ। जिस दिन मेरे पास 30 के 30 दिन 51 में काम होगा ना, उस दिन मैं उसको 1.25 लाख कर दूंगा। जिस दिन 1.25 लाख का 30 के 30 दिन काम होगा, उस दिन मैं उसको 5 लाख करूंगा। दिस इज ह्यूमन नेचर। और क्यों मैं टाइम नहीं दे सकता? राइट। मैं महीने में 5 या 10 लोगों को ही टाइम दे सकता हूँ। यहाँ पर वैल्यू उस टाइम की है जो हम दे रहे हैं। सामने वाले को वक्त चाहिए। आप किसी के घर में गए, अगर ये वास्तु कंसल्टेंट्स क्या करेंगे, किसी के घर में जाएंगे, लगाएंगे भी 15 मिनट। हाँ बिल्कुल। क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, आउटकम नहीं समझेंगे, दोबारा मीटिंग नहीं करेंगे। मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, कल मैं उनके साथ साइट विजिट कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बात बोली, भैया मेरे पास किसी का फोन आया, तो मैंने तो उनको ये बात बोल दी कि पंकज जी हमें तो खूब टाइम देते हैं जी, पर आप लोगों को टाइम नहीं देंगे क्योंकि आज उनके पास टाइम नहीं है। ओके। मैंने सबसे पहले उनको अपने चैट ग्रुप्स दिखाए। मैं कहा मेरा हर क्लाइंट जो बना है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे दिन रात 24 घंटे टीम के 5 मेंबर लगे हुए होते हैं, और मेरा भी रिप्लाई टाइम टू टाइम जाता है कि इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि मैंने उससे भरपूर अमाउंट में पैसा लिया जो मैं चाहता था, मुझे उसने दिया है। राइट। अब मैं उसको वक्त दूंगा, उसको दोबारा विजिट करानी पड़ेगी, मैं दोबारा विजिट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे उसको रिजल्ट ला कर देना। बेसिक वास्तु मैंडेटरी है। आप क्या देखोगे, आप डाइटिशियंस के पास जाओ, जो बेचारा डाइटिशियंस कोई पैसे नहीं लेता, वो क्या करेगा, खूब सारी चीजें लिखेगा और उसके आसपास ही ना 50 तरीके की दवाइयां रखी हुई होंगी, वो सारे के सारे बंडल बना के दे देगा। राइट। पर अगेन वही डाइटिशियंस भी हैं जो बोलते हैं भैया मैं तो लेता ही 5,000 रुपए हूँ, मैं आपको कुछ नहीं लिख के दे रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दाल कल से 100 की जगह 90 ग्राम खानी है, एज पर योर BMI, तब रिजल्ट्स आते हैं। तो अगेन इस बारे में बहुत बात हो चुकी है कि कौन गलत कौन सही। मैं प्रारब्ध मानता हूँ, जिसको सही व्यक्ति टकरना होगा वो सही व्यक्ति के पास जाकर मिलेगा, सही तरीके के कार्य करेगा। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम किसी व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट्स कैसे दे सकें, क्या सराउंडिंग का इम्पैक्ट मैं देखूं कि ना देखूं, क्या एस्ट्रो वास्तु में देखूं कि ना देखूं, क्या न्यूमरोलॉजी वास्तु में देखूं कि ना देखूं, मैं किस लेवल की रेमेडीज कराऊं कि इस व्यक्ति को मैं A जगह से B जगह तक लेके जाऊं और B से Z तक लेके जाऊं, 0 से 100 पर लेके जाऊं, 100 से 1000 पे, 1000 से 10,000 पर लेके जाऊं। इस व्यक्ति की तोड़ कितनी है, उसका प्रारब्ध क्या है, वो कितनी मेहनत कर सकता है, सारी टोटलिटी मिलाकर हम एक जगह पर पहुंचेंगे ताकि अच्छे रिजल्ट सामने वाले को मिल सके।
सर जैसे आपने अभी स्टोन के बारे में बताया था कि हम स्टोन यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ में या बड़े बड़े कमर्शियल में, तो ये जो स्टोन की जो हम विधि है ये हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं या न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, या हम इनिशिएटर सस्टेनर के ही हम देख लेते हैं, या हिट्स भी ब्रेक करते हैं, कैसे हम सबसे उसको पहली यूज़ चीज जो करते है, हैं? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से स्टोन रिकमेंडेशन नहीं होती। न्यूमरोलॉजी क्योंकि एक या दो प्लैनेट्स के ऊपर काम करती है, नेम करेक्शन के लिए, ईमेल, फोन नंबर के लिए ठीक है। हाँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप नग देने लग गए हो तो विच इज रॉन्ग, मेरा मानना है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। कुछ दे रहे हो, बाकी आई डोंट नो, मेरा मानना ये है। एस्ट्रोलॉजी नगों का ज्ञान है, अब ग्रहों का ज्ञान है, जहां आपकी सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि जो ग्रह अपनी स्वराशि में बैठा है, जो अच्छा फल दे रहा है, अच्छे घरों का लॉर्ड है, उस ग्रह को परमानेंटली एक्टिव करने के लिए यू कैन गिव अ स्टोन। अपने हाथ पर स्टोन देना भी उचित है, और जमीन में स्टोन डलवाना बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। मेरा मानना ये है कि आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जब आप ये स्टोन रेमेडी किसी के बिजनेस व्यापार में करते हो, उसके एक्सपोनेंशियल अच्छे रिजल्ट होते हैं। मान लो किसी का गुरु है 2-11 को कनेक्ट कर रहा है, हाँ किसी का 9-11 को कनेक्ट कर रहा है, किसी का 9-2 को कनेक्ट कर कर रहा रहा है, है। किसी भी तरीके से कनेक्शन बन रहा है, बिल्कुल। और आपने उसको पुखराज रिकमेंड कर दिया, उसी वक्त पर वो उस व्यक्ति के उन हाउसेस को एक्टिवेट करेगा और उसको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है कि इस व्यक्ति को क्या क्या चीजें कब कब कैसे कैसे रिकमेंड करनी है, और स्टोन ऑलवेज गिव वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स। मैं क्या अपने सारे क्लाइंट्स को देता हूँ? नहीं, रेयर केस में देता हूँ जिसकी दौड़ है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके मन में जिज्ञासा है, जो चाहता है कि मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले, उनको हम ये रिकमेंड करते हैं। और जिसके अंदर पोटेंशियल भी है आगे बढ़ने की, जिसके अंदर पोटेंशियल भी है। बेसिक करने के बाद क्या रिजल्ट आए, हाँ, एडवांस करने के बाद क्या रिजल्ट आए, न्यूमरोलॉजी वास्तु करने के बाद क्या रिजल्ट आए, बेसिक एस्ट्रो वास्तु करने के बाद क्या रिजल्ट आए, देन नंबर आता है स्टोन्स का। सर इसमें एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे हम स्टोन रिकमेंड करते हैं तो हम पॉजिटिव प्लैनेट्स को के ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप मार्केट में हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जो फिंगर्स पे धारण कर रखे होते हैं स्टोन्स, वो नेगेटिव जो प्लैनेट होते हैं उनके स्टोन्स उनको पहनाया जाता है। क्या ये एक्टिवेट होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, या ये वो पॉजिटिव बन जाएंगे? मेरा मानना ये है कि स्टोन किसी ग्रह को, मेरा मानना है अगेन, स्टोन किसी ग्रह को नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कर रहा, वो उसकी गुणवत्ता को बढ़ा रहा है। जो भी वो रिजल्ट दे रहा है उस रिजल्ट की पावर को बढ़ा रहा है। पहले वो प्लैनेट कमजोर था, आपने स्टोन लाकर उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब अगर एक मान लो मैंने नीलम पहना, अगर मेरा शनि खराब है तो ज्यादातर वक्त पर वो खराब रिजल्ट देगा। अगर आप ये कह रहे हो कि शनि 12वें का रिजल्ट दे रहा था, 8वें का रिजल्ट दे रहा था, नीलम पहन के वो 11वें का देने लग जाएगा, तो मेरा मानना ये है कि वो पॉजिटिव बात नहीं है। इस पर सर कर्म पे भी हम निर्धारित कर सकते हैं कि वो काम क्या कर रहा है। काम क्या कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि गुरु का व्यक्ति जो है, जिसका जुपिटर अच्छा है, वो टीचिंग का ही काम कर रहा है, वो अपना कोई व्यापार भी कर सकता है। आपको ये देखना है कि दशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, और कौन से हाउसेस का लॉर्ड है और कौन से हाउसेस के रिजल्ट्स गवर्न करता है। मेरा मानना हमेशा यही रहेगा, मान लो मेरा शनि है, वो फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट गवर्न करता है, तो मेरे लगन और 2 हाउस यानी पैसा और फैमिली के लिए सिक्योर करेगा और अच्छी जिंदगी को लीड करेगा। देन आई कैन यूज नीलम। अब कोई ये कहे कि 8वां का रिजल्ट दे रहा है तो मैं नीलम धारण कर लूं, मेरे को बेनिफिट देगा, मेरा मानना है कि वो नुकसान देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके सर। अभी इसी से रिलेटेड जो मेरा पहला क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, तो वहाँ पर कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर हम जाते हैं और यूजुअली लोगों से मिलते हैं। तो वहाँ पर एक भाई साहब वास्तु कंसल्टेंट का टैग लगा करके घूम रहे थे। तो इन जनरली क्या होता है, बिजनेस मीट्स में सेम कैटेगरी के लोग आपस में बातचीत नहीं करते, है ना, कंपटीशन समझते हैं। बट मेरा क्या होता है कि अगर ये सेम कैटेगरी का है तो एटलीस्ट एक बार मिलना चाहिए। सही बात। हो सकता है मैं इनसे कुछ सीखूं, या हो सकता है ये मेरे को कुछ सिखा करके जाए, मैं इनको सिखा दूं। मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनसे बोला कि आप कैसे वर्किंग करते हैं और आप वास्तु में किस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम 16 डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, बातें स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद में सर उनको 16 डायरेक्शन भी नहीं पता थी कि साउथ वेस्ट के बाद कौन सी डायरेक्शन आती है। अच्छा। तो उस पे ना मतलब मेरे को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आया, और ये भी हुआ कि भाई
फिर ये अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट बोल कैसे रहा है? मैंने उनसे पूछा कि जी आप कितने टाइम से इस फील्ड में हो? तो उन्होंने बोला मैं 11 साल से इस फील्ड में हूँ। फिर मैंने कुछ कुछ चीज़ें पूछी कि यहाँ पर अगर ये इशू आ रहा है तो हम कौन सी देवता एनर्जीज को एक्टिवेट करेंगे, तो वो टोटली ब्लैंक। तो मैंने बोला फिर आप वर्किंग करते कैसे हो? तो ही सेड कि आप मेरा टेस्ट ले रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई और किस तरह की वास्तु एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने बोला जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर शिव जी का होता है, हम उनको एक्टिवेट करते हैं। तो मैंने कहा आप कैसे एक्टिवेट कर दोगे शिव जी को? बोले मंत्रों से। तो मैंने कहा फिर तो आप वास्तु कंसल्टेंट ही नहीं हो, आप तो तांत्रिक में तंत्र में जा रहे हो, आप तो तांत्रिक हो। बोले जी हाँ आप बोल सकते हो। जब मैं ये बोल सकता हूं कि आप तंत्र में जा रहे हो, तो फिर आप वास्तु कंसल्टेंट कैसे हो गए? ये बहुत क्रिएट हो रखा है मार्केट के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि जब आपने अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर का, तो बेचारे सामने वाले को कैसे पता कि आप हो कि नहीं? राइट। बेचारे सामने वाले को क्या पता कि 4 दिशाएं हैं, 8 हैं, 10 हैं, 16 है? सामने वाले को कैसे पता कि मंत्रलॉजी सही है, तंत्रलॉजी सही है, या जो हम कर रहे हैं वो सही है? 16 दिशाएं या 16 दिशाओं का नाम लेना इनकी मजबूरी तो इसलिए हो चुकी है क्योंकि हमने उसका प्रचार बहुत ज्यादा किया है। राइट। आज जो 11 साल पुराना वास्तु कंसल्टेंट है ना, आप ये देखना, उसको पूछना 5 साल पहले तक क्या करते थे, वो 16 दिशाओं का नाम भी नहीं लेगा। हाँ, यही हो रहा है। तो 16 दिशाएं तो यूज करना उनकी एक मजबूरी हो गई है। उससे पहले तो वो करते ही नहीं थे। हाँ। ठीक है, अब कुछ वास्तु कंसल्टेंट क्या करेंगे, जैसे हम जोन बनाते हैं, 2 लाइनों के बीच में नॉर्थ है, राइट। कुछ लोग क्या करेंगे, एक लाइन बना के नॉर्थ लिख देंगे। हाँ। उसके लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या, उनको पता नहीं है। राइट। ठीक है, कुछ लोग ग्रिड चेंज कर देते हैं। हाँ। कुछ लोग ग्रिड को घुमा देते हैं, 0 डिग्री इधर कर देंगे, नॉर्थ के अंदर 3 देवता 4 देवता बोल देंगे। हाँ। कुछ भी करने में लगे हुए, अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए। अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए। ये जो भी व्यक्ति जो कर रहा है, मैं अगेन ये बात बोल रहा हूँ, चाहे किसी ने वो पित्तल की तांबे की रोड डाल दी या कुछ भी कर दिया, इन द एंड क्लाइंट शुड ऑलवेज आस्क फॉर रिजल्ट्स, क्योंकि उसको नहीं पता विधि क्या है, उसको पता है प्राप्ति क्या है। राइट। अगर आपकी प्राप्ति नहीं हुई या समस्याएं बढ़ी हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, जो आपके यहाँ पर नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम किसी को भी बार बार इस चीज के लिए टोक नहीं सकते, गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिसेस दिन ब दिन और बढ़ती ही चली जा रही हैं। मतलब इसको आप रोकना तो असंभव की कैटेगरी में। इंस्टाग्राम पे कोई भी बैठ के किसी भी तरीके की कोई भी उल्टी सीधी बात करता है तो प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इसका तो कोई अंत है ही नहीं, किसी भी तरीके से आप इसको नहीं रोक सकते। अब इसके बाद मार्केट में एक मिथ और बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। इन जनरली जैसे बोला जाता है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, किचन मीन्स बर्नर होना चाहिए। अब जब किचन साउथ ईस्ट में हो गई, मीन्स बर्नर साउथ ईस्ट में हो गया, तो सिंक भी किचन में ही होगी। वो बोलते हैं आग और पानी एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ये कहां तक लॉजिकल है सर? ये वही बात है, आपकी आंखें ना अग्नि की प्रतीक होती हैं। राइट। अग्नि देखना दिखाती है ना। हाँ। और आंखें, किसी डॉक्टर से पूछना है कुछ भी, रोशनी जो नाम है या दिखना जो नाम है, ये सब अग्नि का प्रतीक है। आंखों का रंग क्या होता है? व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन, ब्लैक में होता है ना, रेटिना का। रेटिना। तो अग्नि और पानी साथ हो गए। बिल्कुल। कहां से लॉजिक ला रहे हैं? पानी का मतलब आपके घर का मुख्य जल तत्व, बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, नीला रंग, काला रंग। सिंक, जहां पर पानी इस्तेमाल करके बर्तनों को धोया जाता है, दैट इज नॉट अ वाटर एलिमेंट, दैट इज एन एयर एलिमेंट। राइट। जब किसी चीज की सफाई हो रही है, वो एयर एलिमेंट है। पानी उसमें इस्तेमाल हो रहा है। राइट। ऐसे तो आप किचन में सिंक नहीं रखोगे। हाँ। सिंक लगाओगे नॉर्थ में और किचन बनाओगे साउथ ईस्ट में। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। अब ये लोग क्या करेंगे, किचन का वास्तु अलग से कर देंगे। हाँ। किचन के साउथ ईस्ट में, किचन के नॉर्थ में। राइट। तो बिल्कुल बेवकूफ वाली बात है। किचन में बर्नर के बगल में यू कैन हैव सिंक फॉर श्योर। आपको वहम ही है तो दूसरी तरफ स्लैब लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एज पर वास्तु कोई इशू नहीं, कहीं पे भी हम प्लेस कर सकते हैं। सिंक इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर किचन, इट इज बर्नर, माइक्रोवेव, इंडक्शन, फ्रिज, दीज आर द प्रॉब्लम। फूड कहां पड़ा है, खाना कहां पड़ा है, ये प्रॉब्लम है। तो ये जो लोग कहने वाले हैं, जैसे दक्षिण हमेशा खाली होना चाहिए,
बहुत पहले की बात है, एक वीडियो आई, अगर आपके घर में नीले रंग की बाल्टी है हम्म। तो आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, कहीं पर भी। कहीं पर भी। कहीं पर ओके। अब आप इस बात को समझो, ये जो चीज मैंने देखी थी किसी चैनल पर देखी थी, तब शायद इंस्टाग्राम यूट्यूब मेरे को याद नहीं आ रहा, कहीं मीडिया पर देखी थी। अब पूरे भारत में मैं ये मान के चलता हूँ 150 करोड़ लोग, 40 करोड़ परिवार, 40 करोड़ परिवार में से 1 करोड़ परिवार क्लेम्ड भी मान के चलते हैं उनका उस वक्त चैनल देख रहे थे, 1 लाख लोग भी उनका चैनल देख रहे थे। कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीले रंग की बाल्टी होगी। और जो व्यक्ति सुबह 6 बजे उठ के ऐसा चैनल देख रहा है, इसका मतलब उसके पास पैसा पहले भी नहीं। सर एक्चुअली ना इसमें एक छोटी सी चीज आप समझना या ऑडियंस समझेगी, वो इतने हाईली इंट्यूटिव थे कि उनको उसी टाइम पर मालूम पड़ गया था कि नीले ड्रम के अंदर कुछ रखा जाएगा, इसलिए उन्होंने मना किया है। बेवकूफी। बेवकूफी है। हाँ। अब यही बात को समझो, हाँ। आप जब ऐसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने निकले हो जो किसी भी बात पर यकीन कर ले, हाँ। झाड़ू को उल्टा टांगने से पैसा आता है, हाँ। कैसी बात है। हाँ। अब इन सब चीजों के लिए हम ना तो बने थे, ना बने हैं, ना बनेंगे। इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें चलती रहती है। आपने देखा होगा पास्ट लाइफ के बारे में बहुत जिक्र हो। राइट। हाँ। मैं इस बात के अंदर नहीं जाना चाहता, पास्ट लाइफ होती है कि नहीं होती, होती है तो अच्छा, और नहीं होती तो अच्छा। मुझे नहीं पता मैं मरने से पहले कहाँ था, यानी आने से पहले, इस धरती पे आने से पहले कहाँ था, ना मुझे ये पता है मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ, ना मेरे को इसमें रत्ती भरता भी इंटरेस्ट। बिल्कुल। क्या मुझे कढ़ाई में तला जाएगा, मेरे को नहीं पता जी, ना मेरे को इससे कोई इंटरेस्ट है। क्या मैं अगले जमाने के अंदर शाहरुख खान बन के, अमिताभ बच्चन बन के पैदा हुआ, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे पता, ठीक है। ना मुझे इस बात में इंटरेस्ट कि मुझे मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब पता ही नहीं तो करना क्यों। अभी जो क्षण चल रहा है उसमें मैं अपने आप को जवाब दे दूं कि मेरा काम अच्छा है, मैं किसी से चीटिंग नहीं करता, किसी से धोखा नहीं देता, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीता, आई एम हैप्पी, आई एम एट पीस। ये मेरे आज के लिए, मेरे कल के लिए थोड़ी ना। हाँ। मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ। हाँ, अभी कोई वीडियो वायरल्स हो रही है कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में 250 लोगों का, वो कोई इंसान उनकी पास्ट लाइफ में गए और उन सब की पास्ट लाइफ उन्होंने देखी, तो ये कैसे पॉसिबल है। एक व्यक्ति, एक माँ के सामने ये वीडियो आई कि तुम्हारे बच्चे ने पास्ट लाइफ में इतने बुरे कर्म किए थे कि उसकी दुर्गति इस प्लेन हादसे में होगी। उस माँ पे क्या बीती होगी। सही है। एक बच्चा 2 साल का, 3 साल का उस प्लेन में जा रहा था। हाँ। वो मरा, उसकी पास्ट लाइफ के कारण वो मरा। अगर पास्ट लाइफ के कारण वो मरा तो क्या ईश्वर न्याय करता है? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है। राइट। मैं पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म करके आया हूँ, हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी यस हो, बट क्या मुझे इसमें जाना चाहिए? क्या मेरे ये हाथ में है? क्या मैं पिछले जन्म के कर्म आज सुधार सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ मेरा अब का जन्म अच्छा है भाई, मैं अच्छे कर्म करूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 250 लोगों की पास्ट लाइफ में जाकर आया। ऐसे एक व्यक्ति मेरे को और मिला इंस्टाग्राम पे, वो बोलते हैं मैं अंबानी जी के पास्ट में गया, वो फलाना फलाना थे दिन का, उन्होंने ये पुण्य कर्म किए थे। मैं इन सभी लोगों को ओपन चैलेंज करता हूँ, मेरा पिछला 1 हफ्ता बता दो मैं क्या कर रहा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा दूर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों अपने दिमाग को तड़पा रहे हो। हाँ। 1 हफ्ता बता दो मेरा पिछला, कि मैं क्या कर रहा था। हाँ। मैं मान जाऊंगा जी अंबानी जी पिछले जन्म में राजा थे। बिल्कुल ठीक बात है। तुम्हें प्लेन उड़ने से पहले नहीं पता लगा, हाँ। प्लेन लैंड होने से पहले नहीं पता लगा। हाँ। तुम जो मृतक हैं उनके नाम पे, उनकी छाती पे मूंग दल रहे हो। बिल्कुल। पहले से ही वो परेशान है, पहले से वो परेशान है। देश के ऊपर एक कलंक जैसा लगता है जब इतनी बड़ी चीजें होती हैं। एयर इंडिया जैसी कंपनी जिसके ऊपर लाखों लोग रोज ट्रैवल करते हैं, उनके ऊपर कलंक लगता है। ये चीजें मखौल उड़ाने की या मजाक उड़ाने की नहीं। बिल्कुल। आज भी सर पूरा देश भयभीत हो रखा है फ्लाइट में चढ़ने के लिए। लोगों को डरा रहे हो कि 2025 में ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, 2025 के अंदर मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें गलत हुई, जैसे कि प्लेन हादसा हुआ, ठीक है, बिल्कुल गलत हुआ। युद्ध हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। 2024 के अंदर युद्ध नहीं हुआ था, रशिया यूक्रेन का हुआ था, बिल्कुल। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का उससे बड़ा हुआ? नहीं हुआ। 2020 में 21 में कोविड आया, कोविड आया। क्या ये घटनाएं 2025 उससे ज्यादा बड़ी हो रही हैं?
नहीं। बिल्कुल 2024 में सेम एक बोइंग गिरा था, जापान वगैरह कहीं जा रहा था, 194 लोग मरे थे। राइट। तब आप लोग कहाँ थे? हाँ, आज इंस्टाग्राम लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन से भर चुका है। आदमी सोचता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। अभी किसी ने बोला 5 जुलाई को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धरती पलट जाएगी, पता नहीं क्या क्या हुआ। ये लोग क्या करते हैं, 15 तरीके की वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं और उनको हिडन कर देते हैं। जिस दिन वो होता है उसको लॉन्च करके बोलते हैं हमने इस दिन लॉन्च करी थी। लेकिन सो चीप, सोच मतलब कि आप एक ऐसी चीप पॉपुलैरिटी लेना चाहते हो जो एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी। मैं यही बात बोलता हूँ हर्ष, ये हमारा और आपका काम नहीं है। मैं अपने 2-3-5 पॉडकास्ट में बात बोल चुका हूँ कि जिसको जो करना है वो करता है। मैं इस गंदगी में ना उतरना चाहता हूँ, ना गया, ना जाना चाहता हूँ। मेरे हाथ में पूरे देश का वास्तु नहीं है। मैं किसी की मृत्यु को अपने हाथ में नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ कि 250 लोग क्यों मरे होंगे, मेरे को कुछ नहीं पता इस बात। मेरा काम वास्तु से आपके बीते हुए कल से कल आने वाले कल को बेहतर बनाना है। बस मुझे पता है कि सर्टेन वास्तु दोष होने से हेल्थ इश्यूज होते हैं, सर्टेन दोष अकाल मृत्यु भी देते हैं, सर्टेन दोष एक्सीडेंटल डेथ भी देते हैं, सर्टेन दोष से भूखमरी भी आती है। मैं उतना सॉल्व कर सकता हूँ, उससे ज्यादा सॉल्व ना कर सकता, ना हमें करना, ना मुझे बड़ाई देखने की जरूरत है। मैं फिर से बात बोलता हूँ, आप किसी भी जगह के कितने भी बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो, जो आप ये बात बोल रहे हो, मैं किसी की पास्ट लाइफ देख के बता सकता हूँ, वो चीज देख के बता रहे हो जिसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता। हाँ मैं बोलता हूँ मेरी 5वीं क्लास में मेरी मैथ की टीचर कौन था या कौन थी, मेरे को बता दो, एक व्यक्ति बता दे भाई। या सर आगे के हमें बता दे ताकि हम उसके अनुसार कर्म कर सकें। बात बोल रहा हूँ ना, आगे का तो फिर भी सब्जेक्टिव है, होगा आगे नहीं होगा। बिल्कुल, कर्म तो सुधार सकते हैं सर उसके लिए। बिल्कुल ठीक बात है, पर आगे का हाउ टू प्रूव कि ये बात ये होगा, ये होगा। अगर आपको पास्ट डिग डाउन करना आता है, पिछले जन्म में जा सकते हो। अब का बताना, मेरी नर्सरी में 5वीं क्लास में कौन था मैथ का टीचर? बिल्कुल। मैं कौन से स्कूल में पढ़ता था, कौन टीचर थे, कितने टीचर थे, किनसे मेरी दोस्ती थी, मेरे कजिन्स कौन थे, उनका नाम क्या था। फालतू की बातें करते। बिल्कुल। तो ये मैं क्या बोलूंगा, बोलने वाला जैसा भी है, सुनने वाला महान है। हम उसमें नहीं जा सकते। मैं तो सिर्फ ये बात जानता हूँ कि कैसे आपके जीवन को बेहतर बनाया जाए, कैसे एक व्यापारी के साथ में जाकर खड़ा हो जाए ताकि उस व्यापारी का काम दौड़ने लगे। हम कल किसी का लैंड सिलेक्शन कराने गए, 10 में से हमने 4 शॉप सेलेक्ट करी, हमें 4 ही करनी थी। 4 ऐसी कौन सी बेस्ट करूं कि इनका काम अच्छा चले। बिल्कुल। हम एक शॉप से 15 शॉप्स तक पहुंच गए, आज हम 19 शॉप पे पहुंचने वाले हैं, फिर हम कल 30 शॉप्स पे पहुंचेंगे। ये मेरा काम है। उन 30 में 30 की 30 एकदम ऐसा नहीं होगा कि सबका टर्नओवर बहुत अच्छा है। घाटे में कोई नहीं होगी, एक होगी जो बहुत ज्यादा नफे में होगी, कोई होगी जो न्यूट्रल भी होगी। किसी की एक्सपेक्टेशन इनको भी पता है जिसकी मार्केट कम है। सब टोटलिटी के अंदर आप देखते हो और अपना कर्म करते हो, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं उसको बोलूंगी भैया आपका प्रारब्ध ऐसा है, आपका कर्म ऐसा है, आपका पिछला जन्म ऐसा है, आपका अगला जन्म ऐसा है, आप ये कर लो वो कर लो, तो आप अपने आप को ईश्वर से ऊपर समझ रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मेरे को आपको पिछला जन्म पता लग गया था, इसलिए आपके साथ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, उसको सॉल्व करना है तो ये 4 उपाय कर लो। इसका मतलब आप ईश्वर से बड़े हो गए। सही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मुझे को नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्यों आने वाली है। मेरा सिद्धांतिक की बात ये कहता है कि जो व्यक्ति सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है उसको कैंसर होने के चांसेस होंगे, जो दारू बहुत ज्यादा पीता है उसका लिवर सड़ने के चांसेस होंगे, जो 24 घंटे स्ट्रेस में रहता है, नींद नहीं पूरी करता, उसके शरीर खराब होने के चांसेस होंगे, जो फास्ट फूड खाता है उसका कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस होंगे। तो उसमें पास्ट का कर्म कुछ नहीं है, अभी का कर्म है। तो तुम्हारा कल बेकार होने वाला है। सेम वास्तु मैं कहता हूँ तुम्हारे घर के नॉर्थ ईस्ट टोटल है, मेरा मानना ये है कि तुम्हें कैंसर होने के चांसेस दूसरों से ज्यादा है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, दिस इज रिलेटेड टू योर प्रेजेंट लाइफ। तो प्रॉब्लम यही है अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में। और मेरे को लगता भी नहीं कि कोई व्यक्ति उनको ढंग का व्यक्ति घर पे बुलाकर ये बात बोलता होगा कि आओ जी आप हमारी कुंडली देख लो, वो कर लो, फलाना कर लो। कोई नहीं बोलता होगा। बिल्कुल। अंतहीन बात है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि आप कैसे बेहतर बना सकते हो। सर लेकिन अभी जैसे हमारे सामने कई क्लाइंट आते हैं, जैसे हम कंसल्टेशन लेते हैं तो क्लाइंट से हम सबसे पहले ये बात पूछते हैं कि आपको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। FIR जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट हम बनाते हैं। तो कई क्लाइंट तो ये कहते हैं कि आपके सामने मैम नक्शा रखा है, अब आप बताओ ये कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने बुलाया ही आपको इसीलिए है। प्रॉब्लम बताने के लिए
तो आप अपने क्लाइंट्स को ये बात बोला करो, मैं प्रॉब्लम सुलझा देती हूँ, फिर डोंट एक्सपेक्ट द सॉल्यूशन फ्रॉम मी। बिल्कुल। आप मुझे डायग्नोस करने के लिए बुला रहे हो, मैं कर सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पता है अगर वेस्ट में डॉलर तो पैसा नहीं बच रहा होगा, सेविंग्स नहीं होगी, हाँ। प्रॉपर्टी नहीं होगी, नॉर्थ ईस्ट में तो हेल्थ इशू होंगे, साउथ ईस्ट में तो पैसा डूबा होगा, डूबा मरा होगा। साउथ ईस्ट की एंट्री है तो एक्सीडेंट हुआ होगा, प्रॉब्लम आती होगी, लॉसेस हुए होंगे, हमें पता है। पर आपने मुझे इसलिए थोड़ी ना बताया बुलाया, हाँ। आपने मुझे इसलिए बुलाया कि आगे से ये चीजें ना हो। तो वी आर हियर टू गिव यू सॉल्यूशंस, राइट। नॉट टू डायग्नोज द प्रॉब्लम्स। तो क्लाइंट बोलता है तो आप उसको बताओ, समझाओ। लेकिन मेरे भी एक बहुत अच्छे क्लाइंट उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनको बताया, कोई बात ही नहीं है, हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर वक्त पर आप ये बोलो कि सर सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, बाकी ठीक है, बताना गलत भी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बताना गलत है, पर आपको हाँ। सॉल्यूशंस के लिए बुलाया गया, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। बिल्कुल। अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, इसमें आप राहु और केतु को कैसे देखते हैं? पहली बात तो एक प्लैनेट विशेष पे सारी कुंडली का विवरण करना बहुत ज्यादा ऑथेंटिक बात तो नहीं। सारी कुंडली देखनी पड़ेगी ना, मतलब 9 के 9 ग्रह, 12 के 12 हाउस, दशा अंतर्दशा सब देखनी पड़ेगी। फिर भी इम्पैक्ट, मेरा मानना है कि राहु केतु और शुक्र का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगेन मेरा मानना है। हाँ। क्यों ज्यादा है? क्योंकि कलयुग के ग्रह कहा जा सकता है ऐसा। राहु को अटैचमेंट और केतु डिटैचमेंट कहते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा एस्ट्रो वास्तु पे फोकस करना चाहता हूँ या करता हूँ। मेरा मानना है कि एक इंसान का जो मनस है, माइंड है, वो उन चीजों में ज्यादा अट्रैक्टेड होता है जहां पर राहु बैठा है, और उन चीजों पर ध्यान नहीं देता जहां पर केतु केतु। और राहु केतु एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के पहले खाने में राहु है और सातवें खाने में केतु है, तो ये जो व्यक्ति है सेल्फ सेंटर्ड होगा, हमेशा अपने बारे में सोचेगा, थोड़ा सा मतलबी भी हो सकता है, ज्यादातर वक्त पर अपने आप को सेंटर लाइन समझते हुए काम करेगा। और क्योंकि केतु साथ है तो सामने वाले को बहुत कम समझेगा, स्पेशली अपने पार्टनर। ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड हाउस में राहु है, 9वें में केतु है, तो ये आदमी अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देगा, पैसा ही सब कुछ होगा। पर 9वें में केतु है, 8th में केतु है, तो वो व्यक्ति ऑकल्ट से जुड़ सकता है, उसको रहस्यमय चीजें पता लग सकती है। यहाँ ये बढ़िया हो जाएगा, इंट्यूशंस अच्छा हो जाएगा। ठीक है। 3-9 में है, तो अगर राहु 3 में है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी अपीयरेंस पे, अपने कपड़ों पे, अपने भाई बहनों पे 24 घंटे अपने भाई बहनों की सोचता है, अपने परिवार की उतनी नहीं सोचता। 9वें का केतु फिर से बढ़िया हो जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को देता है। ऐसे अलग अलग जगह पर जहां राहु है वो अटैचमेंट है, केतु है वो डिटैचमेंट है। अब जब मैं इस चीज को देखता हूं, पर इसका फल हर किसी को क्यों नहीं मिलता, सेम क्यों नहीं होता? जैसे मेरा मानना ये है कि जिस व्यक्ति के दूसरे हाउस में केतु है, जिस व्यक्ति के 7वें हाउस में केतु है, जिस व्यक्ति के 11वें हाउस में, दूसरा और 7वां मेजरली मानते हैं जिसके केतु है, उनके रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली, डिटैचमेंट फ्रॉम पार्टनर वो देगा ही देगा, आज नहीं तो कल वो जरूर ये सारी प्रॉब्लम्स देगा। अगर वो फिजिकल लेवल पे सामने नहीं आई है तो कहीं ना कहीं उसका जो पार्टनर है वो दिल से खुश नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब ये चीज और इंपॉर्टेंट कब हो जाएगी, इसी चीज को एस्ट्रो वास्तु से मैप करके देखते हैं। मान लो आपका केतु कहाँ है? मेरा 9th हाउस में। आपका 9th हाउस में, 9th हाउस होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, हाँ। साउथ और वेस्ट के बीच में, लगभग साउथ वेस्ट और साउथ। हाँ। जहां पर आपका केतु है, हाँ। वो जगह आपके घर में अनयूज्ड पाई जाती है ज्यादातर वक्त में, उसमें आप कम जाकर बैठते हो, कम टाइम स्पेंड करते हो। तो अगर आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वो खाली रहता है या वहां पर ज्यादा काम नहीं करते, एक्टिविटीज नहीं हो रही, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज आपकी डिटैचमेंट की तरफ लेकर जा रही है। ग्रेट। अब कोई व्यक्ति बात बोले मेरे को अपना केतु 9वें में एक्टिवेट करना है, हाँ। क्योंकि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मेरे को मेरा भाग्योदय करना है, मेरी केतु की दशा चल रही है, तो मैं उसको बोलूंगा गो एंड स्पेंड सम टाइम इन साउथ वेस्ट एरिया। ओके। अब अगर आपका 9वें में केतु है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। हाँ। केतु क्या चीज होती है? सिर होता है या धड़ होता है? धड़ होता है, बिना सर का। हाँ। तो ऐसी चीजें जिसका सिर नहीं है वो आपके घर के साउथ वेस्ट में पाई जाएंगी। जो चीजें स्टेबल, मतलब नीचे की चीज है, ऊपर की चीज नहीं है, वो सारी चीजें आपके साउथ वेस्ट में पाई जाएंगी। जैसे पौधे हैं जिसमें पौधा नहीं है, सिर्फ फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है। हाँ। कोई बॉडी रखी हुई है किसी जानवर की जिसमें सिर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। विंड चाइम हो गया, लगा हुआ होना, झूला लगा हुआ होना, ये सारी चीजें केतु को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि वो डिटैच्ड है, ठीक है, अलग
चीजें, हम्म ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो आपके 9वें हाउस को मतलब साउथ वेस्ट को डिनोट करती हैं। अब आपका राहु कहाँ पे हुआ? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में हुआ। थर्ड हाउस की डायरेक्शन क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हाँ नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, हाँ ये जो एरिया है वो आपके घर का अच्छे एरिया में से माना जाएगा, जहां पर आप टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, बैठ भी हाँ। सकते हो, अपना वक्त दे रहे होगे, हाँ वो एरिया आपका राहु का एरिया हो जाएगा। अब आप बोलते हैं राहु की दशा में को राहु एक्टिवेट करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि गो एंड स्पेंड सम टाइम इन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ योर होम। दिस इज व्हाट, जब आपका जो टाइम है वो प्लस या माइनस होता है। आपके क्या है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में घर में? सिटिंग एरिया है सर, ड्राइंग रूम काइंड ऑफ। ड्राइंग रूम। हाँ, तो आप हाँ। टाइम स्पेंड करते हो, बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटिकली आपके राहु को और प्रगाढ़ और अच्छा करने के ऊपर निकल चुका है। जब केतु की दशा आएगी तो आप साउथ वेस्ट को ज्यादा यूज करने लग जाओगे, राहु वाले एरिया को कम यूज करने लग जाओगे, तो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर हम यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी क्या कह रहे हैं कि आप उस एरिया को यूज करोगे, बैठोगे, तो उस जो हाउस है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो केतु उतना इंपैक्ट नहीं कर पाएगा जितना कर सकता था। किसी के सेकंड हाउस में अगर केतु है, हाँ। तो मैं ज्यादातर वक्त पर उस व्यक्ति को ये बात बोलूंगा, स्पेंड सम टाइम इन नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ योर होम, क्योंकि वो आपकी फैमिली या पैसों से आपको दूर ले जाने का काम करेगा। आपके कहाँ है केतु? सिक्स्थ में राहु है और 12th में केतु है। सिक्स्थ में राहु है, 12th में केतु। नॉर्थ वेस्ट में राहु, राहु से रिलेटेड आइटम, यूजफुल एरिया। हाँ। और 12th यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ में नॉन यूजफुल एरिया ऑफ योर होम आएगा। क्या है ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट? ईस्ट साउथ ईस्ट में मेरा किचन का पार्ट आता है जो कम यूज होता है। कम यूज होता है। हाँ। और नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में मेरा रेफ्रिजरेटर है ग्रे कलर का, और वो केतु। हाँ, राहु। राहु। हाँ राइट। कलर वो इज एरिया ग्रे। भी यूज, मतलब रेफ्रिजरेटर है तो दिन हाँ, में 50 बार हाँ आपको आना जाना वहाँ ज्यादा रहता है। ये बाय डिफॉल्ट चीज है। जहां पर राहु है वहां आपका अटैचमेंट या फुटफॉल हाँ ज्यादा होगा। अब मैं इस चीज को देखता हूँ दो तरीके से। व्यापारी के घर में आप ले, 10वां हाउस दक्षिण दिशा का होता है। हाँ। आप 10वां हाउस एक्टिवेट करना चाहते हो तो सामने वाले को बोल सकते डायरेक्टली साउथ में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, राइट। बट मैं उससे ज्यादा क्या कहूंगा, साउथ की जो डायरेक्शन है उसमें जो प्लैनेट बैठा है, मतलब 10वें हाउस में जो प्लैनेट बैठा है या जो उसमें राशि है, उसका लॉर्ड कहाँ है, हाँ। उस दिशा में जाकर बैठोगे तो ज्यादा अच्छे प्रभाव मिलेंगे। उस दिशा को एक्टिवेट करोगे ज्यादा अच्छे प्रभाव मिलेंगे। उस दिशा के जो दोष है उनको हटा दोगे ज्यादा अच्छे प्रभाव मिलेंगे। ऐसे आप एक व्यक्ति को बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट्स देते हो या दे सकते हो। मेरा अगर दक्षिण दिशा 10वां हाउस मेरे को एक्टिवेट करना है और वहां पर मंगल है तो मैं साउथ में सोऊंगा, क्योंकि मंगल ही उसका लॉर्ड है और दक्षिण दिशा भी होगी। किसी का वहां शनि है तो मैं उसको बोलूंगा कि आपके लिए शनि की दिशा ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि वो आपके 10वें हाउस के एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करती है। वेस्ट डायरेक्शन ज्यादा अच्छी है आपके, ज्यादा अच्छी है। ऐसे आप अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जोन्स एलोकेट कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्ट सबके लिए बुरा है, किसी के लिए बुरा है। हाँ। वेस्ट सबके लिए अच्छा है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जिसका शनि 8वें में उसके लिए वेस्ट बुरा है, या जिसका शनि की राशि 10-11 नंबर राशि जो है वो 6-8-12 की लॉर्ड है, तो आपका W3 W4 की एंट्री नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं ये कह रहा हूँ और बेहतर हो सकती है। और बेहतर। अगर आपका शनि अच्छा है तो वेस्ट आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा। अगर आपका 10 नंबर हाउस बहुत अच्छा है, उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो आपके लिए दक्षिण दिशा काफी अच्छी हो सकती है। ऐसे आप एस्ट्रो वास्तु करके बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हो। कल हम किसी के यहाँ साइट विजिट पे गए, उस व्यक्ति, अब एस्ट्रो वास्तु तो छोड़ ही दो, कोई करता है, उस व्यक्ति के घर में किसी व्यक्ति ने साउथ ईस्ट में नीला रंग करवा दिया। ओह माय गॉड। ये स्पेसिफिकली कह के कि शनि की 90 डिग्री का या 45 डिग्री का या 180 डिग्री का नेगेटिव हिट है या पॉजिटिव हिट है, जो भी कह के उसने यही बोला कि मेरे को जितनी बात समझ में आई, ये बोला कि आपके यहाँ शनि इस दृष्टि से देख रहा है, नेगेटिव देख रहा है, पॉजिटिव देख रहा है, पता नहीं, और उसने नीला रंग करवा दिया। बेसिक वास्तु के सिद्धांत के खिलाफ है। हाँ। खिलाफ। आप दो चीजों को मिलाकर गलत चीज को पैदा कर रहे हो, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम नहीं कर सकते। जैसे हम कल अगेन किसी और की साइट विजिट पे गए, अच्छी साइट है, बहुत अच्छी साइट है, मैंने भी उसको अप्रूव किया, किसी और ने ऑलरेडी उसको अप्रूव कर रखा था, तो मेरे को बुलाया गया, सर आप इसको अप्रूव करते हो? मैंने अप्रूव कर दिया।
लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है जिसका ट्रीटमेंट नहीं कहा गया। अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, सर नक्शा देख के बता दो, इसको अप्रूव कर दो, ये सही है। कैसे अप्रूव कर दो? नहीं हो सकती। मैं बोलता हूँ कि आपके घर में वेस्ट की टॉयलेट है, मैं उसको घर को अप्रूव कर दूं, पर मेरे को ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा ना। हाँ मैं कहता हूँ S2 S3 की एंट्रेंस है, मैं अप्रूव कर दूंगा, लेकिन S2 का ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल डायरेक्टली अप्रूवल तो नहीं हो सकता किसी भी नक्शे का। हाँ राइट। अब जब मैं उसके यहाँ गया, अप्रूव किया, उसका जो स्लोप था उस जगह का वो नॉर्थ टू साउथ था, ऑपोजिट था। एंटी क्या मैं इसको डिसअप्रूव कर दूं? नहीं, मैं उसको बोलूंगा अगर आप इसका स्लोप सही कर देते हो तो ये जगह बहुत पॉजिटिव है। हाँ लोग क्या चाहते हैं, बहुत जल्दी से बता दो ये अप्रूवल है, इन्होंने हाँ, कैसे वर्किंग possible भी है? करनी पड़ेगी। जो उस पे वर्किंग करके चला गया उसने स्लोप देखा ही नहीं। हाँ एक और साइड पे हम गए, वहां क्या हो रखा था, क्योंकि क्लाइंट को मैंने पहले बोल रखा था, मैं बाद में गया, तो आपका स्लोप साउथ से नॉर्थ की तरफ ही जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बनवा दिया। इसको करने में उनकी नॉर्थ ईस्ट की वॉल ऊंची हो गई। ओके। अब जब मैं उसको वहां जाकर देख रहा था तो किसी को भी ध्यान नहीं किया, मैंने जाकर देखा, मैं मुझे तो लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बड़ा ऊंचा है। उन्होंने फिर हाँ कहते हैं सर देखने में तो अब हमें भी लग रहा है, हमसे तो इग्नोरेंस होगी। ये साइड अप्रूव भी हो गई, चली भी गई, काम भी शुरू होने वाला है, पर क्या ये गलती नहीं है? एक छोटी सी गलती आपके बिजनेस को खराब कर सकती है। तो अप्रूवल डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता कि क्या ये घर वास्तु ऑस्पिशियस है जी, आप थोड़ा सा बता दो, देखकर कैसे बता दो, कैसे? ठीक बात है। तो सारी कैलकुलेशन करनी जरूरी होगी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की है, चाहे वो देवतास की है, चाहे वो सराउंडिंग की है। जैसा मैंने आपको बोला, अगर शॉप है, शॉप के तीनों चारों तरफ हॉस्पिटल है या कोई भी ऐसी चीज है, मॉल्स है, तो उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, फैक्ट्री में नहीं पड़ेगा। घर के आसपास हॉस्पिटल है तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। घर के आसपास शमशान घाट है, बहुत नेगेटिव है, तो आपको नुकसान देगा, जैसे हमने शुरुआत में बात की। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होंगी और उसके होने ना होने से इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मान के चलो, अगर किसी अगर टी पॉइंट पे, ईस्ट का टी पॉइंट है वो बहुत अच्छा है, नॉर्थ का टी पॉइंट है वो बहुत अच्छा है, साउथ का टी पॉइंट है वो बहुत बुरा है, वेस्ट का टी पॉइंट है वो बहुत ज्यादा बुरा है। आप देखोगे बहुत सारे घर हैं जिसमें साउथ का टी पॉइंट है, बनने से पहले बनते बनते एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, घर नहीं बन पाता, बर्बाद हो जाता है। ये बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो आपको अमूमन दिखते आएंगे, दिखेंगे, और ये प्रॉब्लम्स आपके सामने हमेशा चलती रहेंगी। पर लोग बहुत गलती करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट बहुत गलती करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस बिना किए डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता कि कोई घर अच्छा है या बुरा है। सर जो टी पॉइंट की बात आई है, क्या हम उसके जो टी पॉइंट हम एंट्रेंस से चेक करते हैं कि हमारे एंट्रेंस पे क्या हिट दे रहा है, कौन से डायरेक्शन से टी पॉइंट है, तो क्या हम उसके एंट्रेंस को चेंज करके हम टी पॉइंट से बच सकते हैं? बच सकते हैं, पर व्हाट इफ की एंट्रेंस ओके S3 S4 की थी पहले और अब वो साउथ वेस्ट में जा रही है, एक प्रॉब्लम। अच्छा हाँ। दूसरा टी पॉइंट देखने का एक और तरीका है, मैं हर किसी को नॉर्थ का टी पॉइंट अप्रूव नहीं करता या ईस्ट का टी पॉइंट अप्रूव नहीं करता। मान लिया ईस्ट का टी पॉइंट अच्छा है, हाँ, पर टी पॉइंट इज 180 डिग्री हिट ऑफ फायर एलिमेंट, राइट, हाँ, ठीक है, विच इज पॉजिटिव एज पर वास्तु शास्त्र। अगर नॉर्थ एयर ईस्ट में लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी के पहले हाउस पर अगर मंगल का नेगेटिव हिट है, हाँ, हाँ, तो उसको ईस्ट का टी पॉइंट नुकसानदायक। अब क्या मैं इसका सॉल्यूशन ये कर दूं कि मैं एंट्रेंस को शिफ्ट कर दो, लेकिन क्या उसका रिजल्ट सेम आ जाएगा? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी। एंट्रेंस से तो आपने बचा लिया, लेकिन फिर भी आपके घर को टक्कर तो दे ही रहा है। हाँ, बहुत हल्के से कॉर्नर में लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, अनयूज्ड एरिया में लग रहा है, तो फाइन है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजर टी पॉइंट कंसीडर होता है एंट्रेंस को। सर जैसे अभी आपने मंगल की बात कही, मंगल की डायरेक्शंस जैसे साउथ डायरेक्शन होता है। अब मांगलिक दोष, जैसे कि बाहर बहुत लोग घबराए हुए हैं कि हमें मांगलिक दोष है, और जो मांगलिक दोष की गणना होती है उसमें 12 हाउस है हमारे घर, मतलब एस्ट्रोलॉजी में 12 में से अगर कोई 5 घर, जो जैसे फर्स्ट हाउस हो गया हमारा, 4th हो गया, 7th हो गया, 12th हो गया, 2nd हो गया, इन हाउसेस में अगर मंगल ग्रह बैठा है, 8th हाउस हो गया, इनमें 5 ग्रहों में 5 हाउसेस में मंगल ग्रह बैठा है, तो वो मांगलिक दोष हो गया। ऐसे अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन में 40 से 43% लोग मांगलिक दोष से पीड़ित है। मांगलिक दोष से पीड़ित है तो फिर क्या उनके लिए क्या S3 S4 की डायरेक्शन अच्छी नहीं होगी? नहीं जी, नहीं, फालतू की बात है, बिल्कुल फालतू की बात है। और मांगलिक दोष में समझो ना, हाँ, किसी का मंगल का दोष है,
हाँ। या उसका मंगल अच्छा नहीं है, हम्म। मैं ये फिर भी कह सकता हूँ कि उसके लिए N3 N4 ज्यादा लाभकारी हो सकती थी। हम्म। अमिताभ बच्चन की S3 S4 की एंट्री है। हाँ। अमिताभ बच्चन के घर में वो खुद है, हाँ। उनकी धर्मपत्नी है, हम्म उनकी बेटी है, उनका बेटा है, हम्म। उनकी बहू है, हाँ हाँ। और उनकी नाती नाती और पोती है। पोती है। 8 लोग हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने कितने हाउसेस में मंगल अगर होता है तो मंगल 5 घर पांच, में बताते हैं। तो हाँ। 5/12 हो गया ना। हाँ। हर 12 लोगों में से 5 लोगों का मंगल दोष होगा ही होगा, लगभग हाँ। लगभग अप्रोक्स एवरेज मान ले, मैथमेटिक्स 4 का तो होगा चलो, हाँ बिल्कुल। तो लगभग 30-40% लोग मान के चलते हैं हाँ। कि जिनका मंगल दोष होगा। अमिताभ बच्चन के घर में 8 लोग हैं, मैं एक आदमी का मान लेता हूँ मंगल दोष होगा, होगा। Right. तो क्या होने वाला है? बिल्कुल फालतू की बात है। मंगल दोष होने से S3 S4 की एंट्री नहीं होगी, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। वास्तु का सिद्धांत अलग, वास्तु कहता है कि S3 S4 सबको फलेगी भाई, सबके लिए अच्छी है। N3 N4 सबके लिए अच्छी है, किसी के लिए ज्यादा है किसी के लिए कम है, ये एस्ट्रोलॉजी से कम और ज्यादा किया जा सकता है। दूसरी चीज, किसी का मंगल नीच का है, किसी का मंगल उच्च का है, किसी का ऐसा है, किसी का उसका है। इन डिटेल्स में अगर जाओगे तो आप पूरी फैमिली के लिए वास्तु नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। वास्तु के सिद्धांतों को अलग रखो, एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को अलग रखो, स्पीड अप करने के लिए चीजों को अच्छा करो। सेम ये कमेंट हमारे YouTube पे आया, कहते सर आप हर किसी को E3 E4 की एंट्रेंस बोलते हो, अच्छी होती है, और जिसका सूर्य जो है 6-8-12 का लॉर्ड होगा या 6-8-12 में बैठा होगा उसको समस्या आएगी। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है जी, आप गलत आदमी से टकरा गए। मैं E3 E4 के मकान में पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ, 7-8 सालों से तो रह रहा हूँ। हाँ। E3 E4 के ऑफिस में पिछले 5-6 सालों से मैं, हाँ बिल्कुल। मेरा सूर्य, मैं कैप्रिकॉर्न लगन का हूँ, सूर्य 5 नंबर राशि जो होती है 8 नंबर हाउस की लॉर्ड होती है। क्या कहना चाहोगे इस विषय में? ये मारक है घर। मैं किसी गधे ने बोल दिया, तुम मानते रहो इस बात को कि ये इस चीज का लॉर्ड है, उस चीज का लॉर्ड। अच्छा, अब आप प्रोबेबिलिटी देखो, एक व्यक्ति के कुंडली में 2 से 3 ग्रह 6-8-12 के लॉर्ड होंगे ही होंगे, ऑब्वियस है ना? बिल्कुल। 3 ग्रह तो होंगे ही ना। हाँ हाँ बिल्कुल मिनिमम बिल्कुल मिनिमम। बिल्कुल। और कम से कम 1 या 2 ग्रह 6-8-12 में बैठे भी बिल्कुल। 4 ही दिशाएं हैं जिसमें एंट्रेंस हो सकती है, हाँ। चारों बर्बाद हो गई। कैसे कर रहे हो ये सब कैलकुलेशंस? सर फिर तो मेरी कुंडली में भी ऐसे ही है। क्या कैप्रिकॉर्न लगन है? नहीं सर, एरीज लगन है। हाँ। लेकिन 6 में तो प्लैनेट्स भी बैठे हैं बहुत सारे। फिर क्या करोगे? 3 प्लैनेट एक साथ है और 3 राशियां अलग अलग है। हम तो घर में ही नहीं रहते, घर में दरवाजा ही नहीं और सर E3 E4 की एंट्रेंस में रह रही हूँ। ये बात अजीब बात है। हाँ। इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति का शनि छठे में है तो वेस्ट फेसिंग नहीं होनी चाहिए। एक फैमिली में 3-4 लोग होंगे, कैसे कैसे करोगे? सर इन ओवरऑल टोटलिटी को देखकर ये समझ आता है, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है देने के लिए, वो ये एक रूमर क्रिएट करते हैं कि हमारे पास कुछ अलग है देने के लिए। बस एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है मार्केट के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हाउ टू प्रूव योरसेल्फ कि आफ्टर फ्री वास्तु कोर्स व्हिच इज अवेलेबल ऑन YouTube, हाँ आप बेहतर हो। ठीक है, आप उनसे अलग कैसे आप हो? उनसे अलग कैसे हाँ। हो? आप सिर्फ इसलिए 4 चीजों का प्रयोग कर रहे हो क्योंकि आप ये प्रूव कर दो कि हम फ्री वास्तु कोर्स। एक व्यक्ति ने ग्रिड इसलिए चेंज कर दी ताकि ये दिखा सके कि उनकी ग्रिड गलत है। गलत है। ठीक है, हाँ। और इंटरनली मानते भी हैं वो, इंटरनली मानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है। वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, उसके बावजूद भी हमारे पास हमारी एक एडवांस कोर्स की स्टूडेंट है, उनका आया कि सर मैंने वो ग्रेडिंग सीखी, इसलिए सीखी है, साफ सुथरे तौर पे मैं बात बता रही हूँ ताकि मैं लोगों को ये बात बता सकूं कि मेरा जो पंकज जी का जो टेक्निक है वो इजीली अवेलेबल है, लेकिन वो खुद ये वाली इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि वो जनता को सही नहीं बता रहे होंगे ताकि मेरा काम जा सके। पर यूज तो मैं भी आप वाली ही करता हूं। हाँ। और कोई मेरी ग्रेडिंग नहीं है, मैं फिर से बात बोल दूं, ये ग्रेडिंग तो विश्वकर्मा प्रकाश में सिंपल सोबर सी बात है, स्क्वायर है वहां पर, हम इसको एंगुलर डिवीजन में बिल्कुल करते हैं और इसी तरीके से हम रिजल्ट्स भी देते हैं। अभी मिथ फैलाना, डराकर सबसे ज्यादा आसान है। आपका सूर्य खराब है तो ईस्ट फेसिंग घर अच्छा नहीं होगा, आपका शनि खराब है तो वेस्ट फेसिंग घर अच्छा नहीं होगा, आपका मंगल खराब है तो दक्षिण मुखी। सर लोग बहुत भ्रमित है इन सब चीजों से। भ्रमित है, लोगों की गलती नहीं है।
द प्रॉब्लम लाइज विद वास्तु की दुनिया में ये कहाँ लिखा गया है कि नीच का मंगल अगर होगा या गंदा मंगल अगर होगा तो दक्षिण मुखी खराब नहीं होगा। अब आपका अनुभव हो सकता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका व्यक्तिगत अनुभव है और आपको लगता है किसी का मंगल खराब है, उसको दक्षिण दिशा का मकान नहीं दिलाना चाहिए, तो यू शुड बी लॉयल टू योर क्लाइंट्स। मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है जी। मेरे पास कोई ग्राहक आएगा, मेरी गणना इस चीज को अलाउ नहीं करती। सर इसमें एक छोटा सा फर्क है, अगर किसी पर्सनल इंसान का ये उसकी एक एक्सपीरियंस है तो फिर इन चीजों को जनहित में जारी नहीं करना चाहिए ना। जनहित में जारी कर सकते हो, क्यों कर सकते हो कि वो अपना ही, तो मैं भी तो अपना ही एक्सपीरियंस दुनिया को बता रहा हूँ ना। सर जनहित में जारी करने से मतलब ये नहीं हुआ, जनहित में जारी करने से मतलब है कि ये सभी को नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर से एक्सीडेंटल डेथ होता है, राइट। हाँ, ये मेरा ही तो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस है, मैंने ही तो इस चीज को ऑब्जर्व किया ना। ओके। और तो किसी ने नहीं किया, और तो किसी ने नहीं बोला। हाँ। अब ना मानने वाले यही तो बात बोलते हैं कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप दुनिया को क्यों बता रहे हो। मैं तो उनको बता रहा हूँ जो मुझे सुनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से गलत है, मैं बोल रहा हूँ मेरी वर्किंग में ये चीज ऑथेंटिक नहीं है। मैं इस तरीके से कुंडली देखकर किसी को दक्षिण मुखी मकान मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को वो चीज ठीक नहीं लगती। मैं नहीं मान सकता अंबानी घर में 10 लोग हैं, सबका सूर्य उच्च का होगा या सबका सूर्य अच्छा होगा, किसी के सूर्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबकी 3-4 की एंट्रेंस है भाई। हाँ, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप बड़ी फैमिलीज में रहते हो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि सबके प्रवेश द्वार अलग 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 तरीके के होते चले जाएं। किसी का बुध नीच का N3 N4 की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, तो किसी काम की बात नहीं है। मतलब मैं इन चीजों को नहीं मानता। जो मानता है वो अपने क्लाइंट को जवाब दे। दूसरी चीज, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया जिसका मंगल नीच का है, जिसका बुध नीच का है, और उसकी N3 N4 की एंट्री है, मैं क्या घर छोड़ने का उसको उपाय दे रहा हूँ? नहीं, क्या करने वाला हूँ? नहीं, ट्रीटमेंट, सेम हाँ। ट्रीटमेंट, तो फिर ये बात करने का फायदा क्या? पर ठीक है, जो कर रहा है करे, लेकिन अपने क्लाइंट्स के प्रति निष्ठावान रहना जरूरी है, बाकी कोई बात ही नहीं। जबकि सर क्लाइंट चाहते हैं कि हमारे घर में हम 4 लोग हैं, आप इनकी एस्ट्रोलॉजी देख के आप घर प्रिपेयर करो, जो कि बहुत मुश्किल होता है कि आप नहीं कर सकते हो। और अगर हम पूरी एस्ट्रोलॉजी देख के अगर उनका घर देखें तो फिर बाकी के 3 लोगों में अगर वो नेगेटिव ग्रह होंगे, एस्ट्रो वास्तु देख सकते हो। हाँ, कि इस व्यक्ति को दक्षिण का कमरा, इसका मंगल अच्छा नहीं है, उसको दक्षिण का कमरा मत दो। कम रूम नहीं देते, बिल्कुल। जैसे सर राहु है, राहु को हम टॉयलेट से डिनोट करते हैं। अगर राहु सेकंड हाउस में किसी के बैठा है तो क्या हम सेकंड हाउस के डायरेक्शन में हम क्या टॉयलेट बना सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा। राहु हाँ, टॉयलेट नहीं है, ये मतलब भ्रम है, वो ऑब्जेक्ट्स जैसे। हाँ सर, ये भ्रम है कि राहु टॉयलेट है। हाँ, राहु अगर टॉयलेट है तो फिर साउथ वेस्ट में तो टॉयलेट होनी ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल राहु की है, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि राहु टॉयलेट है। टॉयलेट एज पर वास्तु शास्त्र इज एन एंटी एक्टिविटी, इज अ डिस्पोजल नेगेटिव एक्टिविटी। दिशा में आने से उस दिशा के गुणों को कमजोर करेगी। इससे ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चावल चंद्रमा का कारक है, हाँ, गेहूं सूर्य का कारक है, राइट। हाँ, पीली सरसों गुरु का गुरु कारक का, है, ठीक है, हरी मूंग बुध का कारक बुध है, का, चाकू मंगल का कारक है। हाँ, अब किचन के अंदर सारे पड़े हैं, हाँ, आप क्या करोगे? किचन मेरी शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट में, क्या करोगे? कोई कहता है इसका मंगल नीच का है, या तो उसके घर में किचन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किचन मंगल की कारक होती है। पर हम लगाते कौन सी दिशा में किचन? साउथ ईस्ट, शुक्र की दिशा में, राइट। हाँ, जबरदस्ती कॉन्सेप्ट्स को क्यों मैच किया जा रहा है कि किचन मंगल की कारक है इसलिए हमने उसको साउथ ईस्ट में लगा दिया। शुक्र और मंगल का क्या लेना देना है? वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट की किचन सबसे ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल। हाँ, एक व्यक्ति के लिए साउथ ईस्ट साउथ, इन तीनों में दिशा में किसी के भी होनी चाहिए। अब कोई वक्त बोलता है इस व्यक्ति का मंगल नीच का है, ये बेकार है, तो उसकी उत्तर दिशा में बनाओगे या किचन को रिकमेंड नहीं करोगे? सही है। बेटर ऑप्शन चूज कर सकते हो कि ये व्यक्ति इस दिशा में बैठेगा तो ज्यादा अच्छे परिणाम देगा। जैसे मान लो मेरे पास 2 भाई है, दोनों एक ही फैक्ट्री संभालते हैं, सारा कुछ काम करते हैं। एक को मैं वेस्ट, एक को मैं ईस्ट में बिठा रहा हूँ। क्यों बिठा रहे हो? एक का सूर्य अच्छा है, एक का शनि अच्छा है। ईस्ट डायरेक्शन मार्केटिंग की और वेस्ट डायरेक्शन प्रॉफिटेबिलिटी की। अब वास्तु में कैसे ऐड कर दिया? मैंने बोला कि जो गेन्स देखता है, जो सेल्स देखता है, वेस्ट में, हाँ, वेस्ट में, जो मार्केटिंग ईस्ट में, हाँ। आप दोनों को टास्क वैसे दे सकते हैं। ये सेंसेबल तरीके से आगे बढ़ने का विषय है, नॉनसेंस करके आगे बढ़ने का विषय थोड़ी ना है। कुछ भी बोल दो, कैसा भी बोल दो, कुछ भी करते हो, ये थोड़ी ना होगा।
सर जैसे अभी वैदिक में 8 डायरेक्शंस पे काम करते हैं। 8 डायरेक्शंस में काम करने से जैसे साउथ वेस्ट, वो साउथ से लेके वेस्ट के बीच के पूरे एरिया को वो साउथ वेस्ट मानते हैं। और हम साउथ की तरफ आप देखोगे उसको कुबेर मूला बोला जाता है, जो उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस प्लेस होती है, जहाँ पे वो लोग लॉकर की प्लेसमेंट करते हैं या अपनी वेल्थ होती है वो सब वहाँ जनरेट करके वहाँ रखते हैं। लेकिन अब साउथ के बाद में तो हमारे 16 डायरेक्शन अगर हम चेक करें तो हमारे साउथ के बाद में तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आता है, जहाँ पे तो हम कोई भी एक्सपेंसिव आइटम्स या कोई भी हमारी वेल्थ जो जनरेट हमने सेविंग्स करी है वो सब हम वहाँ नहीं रखते हैं। और वो जब हम घर के डिज़ाइन करते हैं तो हम टॉयलेट की प्लेसमेंट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में करते हैं, और साउथ वेस्ट में हम उनका वार्डरोब बना दो या लॉकर की प्लेसमेंट करते हैं, या वो अपने एक्सपेंसिव आइटम्स को वहाँ प्लेस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो साउथ से लेके वेस्ट पूरे डायरेक्शन को वो कुबेर मूला मानते हैं, और जो कि वो गलती क्या करते हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में वो कैबिनेट्स बना देते हैं, वॉकिंग वार्डरोब या लॉकर की प्लेसमेंट कर देते हैं आर्किटेक्ट उस घर को ऐसे, और साउथ वेस्ट जो होता है वहाँ पे वो टॉयलेट की प्लेसमेंट कर देते हैं। अब उनको समझाना इतना मुश्किल हो रहा है कि हमारे लिए साउथ वेस्ट ये प्रॉपर डायरेक्शन है। मत समझाओ, आप उनको सिंपल सी बात बोलो जी, जैसा आपका आर्किटेक्ट कह रहा है, अगर आपको मेरे को हायर किया है तो मेरी बात को मानो, नहीं मानोगे तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस। राइट, पहली चीज तो रिटर्न में दे दो ये बात। हाँ, समझाने के लिए क्या विषय होता है, कुबेर जो है उनकी दिशा उत्तर दिशा ही है, नॉर्थ, हाँ, क्योंकि कुबेर यक्ष हैं तो लोगों ने राहु से जोड़ दिया। ओके, राहु की दिशा साउथ वेस्ट है, हाँ, साउथ वेस्ट दिशा में उच्च राहु नीच राहु, उच्च राहु साउथ वेस्ट, नीच साउथ राहु वेस्ट, साउथ वेस्ट। हाँ, बुरा राहु जो एडिक्शन देता है, बुरा राहु जो खर्चे देता है, बुरा राहु जो डिप्रेशन देता है, बुरा राहु जो पीड़ा देता है, बुरा राहु जो हेल्थ इश्यू देता है, बुरा राहु जो नशे देता है, हाँ, ये साउथ साउथ वेस्ट है। अच्छा राहु जो आपको अट्रैक्शन देता है, अच्छा राहु आपको पीस देता है, अच्छा राहु आपको नेम फेम देता है, अच्छा राहु आपको वेल्थ जनरेशन देता है, वो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट है। सर यहाँ पे देवता का भी तो कुछ रोल यहाँ होता पर है। देवता का भी रोल है। हाँ, आप बृहस्पत्य देवता है, भृंगराज देवता है, गंधर्व देवता है, इन देवताओं के स्थान पर टॉयलेट को नियुक्त करते हो, और वैसे भी वो नीच राहु की दशा आ जाती है तो वहां पर आपका टॉयलेट कोई बुरा नहीं है। कुबेर कब से राहु हो गए ये लोगों ने जबरदस्ती मान लिया, which is not true at all। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानकर चल रहे हो। अगर क्लाइंट बहुत रिलक्टेंट है तो लिखित में दे दो ये बात, सर एज पर मी दिस प्लान इज नॉट ओके, अगर आप इसमें आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, दिस इज फाइन, आई विल डू द रेमेडीज एंड एवरीथिंग, पर मैं चाहूंगा कि ऐसे बने। क्लाइंट मानने का तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो उसकी इच्छा, आप फोर्स तो किसी का कर ही नहीं सकते। सर अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। जैसे वेस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट में एयर एलिमेंट प्लांट्स डिनोट होते हैं, तो हम वहाँ पे एंटी मानते हैं प्लांट्स को या ग्रीन कलर को। ये अब साउथ में जैसे आप देखोगे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, हर घर के प्लांट्स लगे हुए हैं। किसी ने वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स लगा दिए जो 30-30 साल पुराने हैं उनके घर में। अब हम उनको रिमूव कराने के लिए क्लाइंट्स को कहते हैं, तो वो एक विधि मानते हैं कि इसको कैसे रिमूव कराते हैं, कैसे करना चाहिए। तो इसका कुछ दो बातें होती हैं, प्लांट्स रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है। मेटल स्ट्रिप लेके उसका ट्रीटमेंट कर दो। ओके, अगर बहुत ज्यादा पुराना प्लांट है, सबसे अच्छा रिकमेंड वे यही, डोंट रिमूव द प्लांट, ट्रीट देम, ओके, ज्यादा अच्छा है, ताकि उससे होने वाले नुकसान नहीं आए। प्लांट्स ना अपने साथ में एनर्जी क्रिएट करते हैं, अपने साथ में एक उम्र, अपने साथ में एक इमोशन लेकर चलते हैं, अटैचमेंट भी हो जाता है उनको। तो धरती से हटाना उतना लाभकारी तो नहीं होता, फिर भी उसका एक प्रोसेस होता है। आप प्लांट से 21 दिन पहले परमिशन लेने जाते हो, आप उठते हो, जल चढ़ाते हो और उस प्लांट को ये बात बोलते हो कि अब कुछ दिनों के बाद हम आपको स्थानांतरित करेंगे, मतलब इस जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे, सेफ सुरक्षित तरीके से वो जगह आपको दी जाएगी, आपको हटाया या मारा नहीं जाएगा। फिर उसके 21 दिनों के बाद आप एक दो बार बीच में अगर आप इसे दोहरा सकते हो तो जाओ, ताकि उस प्लांट को नेगेटिव फील ना, प्लांट सेंस कर लेते हैं और आपको उसको पता लग जाएगा कि अब मैं हटने वाला हूँ, तो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर उनको उठाओ, विधि विधान से कहीं और लगवा कर आओ, बड़े आराम से आजकल ये प्रोसेस पॉसिबल है। आप उनको कहीं और लगवाओ और उनको फिर से जीवन दो, हटाकर खराब मत करो, खंडित मत करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर लगे तो ट्रीट कर लो, ज्यादा अच्छा है। वेस्ट में तो आयरन की पत्ती डाल के, स्ट्रिप डाल के उसको कट कर दो, दैट विल बी गुड, सफिशिएंट रहेगा। सर
आजकल की जो यंग जनरेशन है जिसको जेन ज़ी बोलते हैं, उनमें एडिक्शन, चाहे वो स्पेशली जो देखने के में आती है लिकर और ड्रग्स की देखने में आती है, जेनजी 2000 के बाद वाली। 2000 के हाँ। बाद वाले। ये हुआ कैसे, मैं ये भी बताता हूँ आपको। मैं अपने फ्रेंड के साथ उनकी पीटीएम में गया था, तो हमसे पहले एक लेडीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी और वो पीटीएम में ही आई थी। उनकी 13 साल की बेटी थी। तो जब डॉक्टर ने उनको टीचर ने उनको कंप्लेंट की कि आपकी बच्ची पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही है, ये सब कुछ है, तो वो अचानक से ना फूट पड़ी वो लेडी और वो रोने लगी। वो लेडी थी, उनके साथ में कोई उनके हस्बैंड नहीं आए थे, तो हम कुछ मतलब बोलते हुए भी अच्छे नहीं लगते और कुछ करते हुए भी खैर उधर से टीचर आई, उनको पानी वगैरह दिया, उनको सांत्वना दी। तो उस लेडी से पूछा कि भाई हुआ क्या, एकदम से आप ऐसे क्यों हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैं जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ दिल्ली जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड वीकेंड पर आते हैं और हमारे साथ रहते हैं, सैटरडे संडे, मंडे को वो चले जाते हैं। मैं भी जॉब करती हूँ। मैं सुबह 8 बजे 8 AM घर से निकल जाती हूँ और रात को अप्रोक्स 8 या 9 बजे के करीब ही मैं वापस घर पर आ पाती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन अपने ऑफिस में होती हूँ, तो मेड आती है, खाना बनाती है। मैं रात को 8 बजे 9 बजे या 10 बजे अपने ऑफिस से घर पहुँची, मैंने खाना खाया, 1 घंटा आधा घंटा अपनी बच्ची को दिया और फिर मेरी बॉडी इतना नहीं रिफ़्रेश रह पाती, मैं सोने चली जाती हूँ। इन बिटवीन ये क्या करती है, रात को अपने फ्रेंड्स को हमारे घर पर लाती है और रात को 2 बजे 3 बजे तक इनके घर में पार्टियाँ चलती हैं। हमारे घर में ही पार्टियाँ चलती हैं। सब फूड वगैरह सब ऑनलाइन आता है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को ये पता लगा है कि जो बच्चे घर पर आ रहे हैं वो सब के सब ड्रग्स ले रहे हैं और मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं अपनी जॉब छोड़ती हूँ तो इस बच्ची को देख पाऊँगी, अगर मैं इस बच्ची को देखती हूँ तो मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा, मेरा फ्यूचर अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो वो इस दुविधा में थी। फिर जब कुछ और बातें निकल कर के आई तो हम उनके घर भी गए, हमने उनका घर भी विज़िट किया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस थी, वो सब चीज़ें देखी। उसके बावजूद, उसके बाद भी, इस इंसिडेंस के बाद भी कई सारे केसेस अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं, जो ये यंग जनरेशन है ये इस तरफ बहुत आगे बढ़ रही है। 2 कारण है। पहला जो प्रैक्टिकल कारण है वो तो ये है, परिवार ना जरूरत से नहीं बनता, प्यार से बनता है। तो परिवार के लिए अगर 2 व्यक्ति कमाने निकले हैं, दोनों कमाने निकले हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, तो बाय डिफॉल्ट ये मीनिंग है कि उनके बच्चों को वक्त नहीं मिलने वाला। आजकल एक कॉन्सेप्ट होता है क्रचेस, जहां पर छोटा बच्चा जो होता है, जैसे ही वो नर्सरी क्लास में जाने लगता है, वो शाम को क्रच में भेज दिया जाता है। रात को माँ बाप उठाते हैं 8 बजे, खाना खिला के सुला देते हैं, सुबह उठता है वापस, राइट, और दोनों अपनी अपनी जॉब करते हैं। 5-6 साल का होता है, उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। जब वो बड़ा होता है वो अपने जीवन में आगे निकल जाता है, उसको अपने माँ बाप से कोई लगाव नहीं बचता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की क्या बात है, ये माँ बाप उसको कभी ये कह भी नहीं सकते, इतनी अथॉरिटी नहीं बचती कि तू बेटा गलत कर रहा है, क्योंकि आप उससे अपनापन खो चुके हो। डर नहीं होता किसी को कि मेरे को गोली मार देगा, डर होता है प्यार का। मेरे पिता ने मेरे को ये बात बोली है, मेरी माँ ने मेरे को ये बात बोली है, मैं इसको सुनूं, मैं इसको समझूं, ये डर खत्म हो चुका है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप जब शादी करने वाले हो, शादी करने के बाद के 10 के 10 पॉइंट, 20 के 20 पॉइंट पहले एक पेपर पे लिख लो कि ये होने वाला है। आप शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि करनी जरूरी है, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वाकई में आपको परिवार चाहिए, आप इसलिए कर रहे हो कि आपको बच्चा चाहिए, आप इसलिए कर रहे हो कि आपको बुढ़ापे में आपके लिए कोई साथी चाहिए, आपके बच्चे बड़े हो जाएं आपको संभाले, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि समाज कह रहा है कि आपको करनी चाहिए तो आप जाके कर रहे हो। जब आप शादी करने गए और आपने ये सोचा कि मैं तो कल को अपना काम करूंगा ही करूंगा, मैं लेडी सोचे कि मैं तो काम करूंगी, मैं तो जॉब करूंगी ही करूंगी, कोई नहीं रोक सकता, देन अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो तो आपके साथ गलत होना ही था। एक व्यक्ति को, दूसरे ह्यूमन को टाइम देना पड़ेगा। जो नवजात शिशु इस धरती पर आया है वो वक्त मांगेगा ही मांगेगा।
राइट। आप क्या करने चले हो कि मेरे को, अब जैसे उस औरत ने बात कही, बिल्कुल सही कही बात, कि मेरा फ्यूचर इनसिक्योर होता है अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ हाँ। तो। पर उस बच्चे का क्या? इसका वो बच्चा फ्यूचर 13 अपने साल बाकी की है। दोस्तों के साथ 2 बजे तक बैठा। मेरे को तो याद नहीं कि हम 18 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक दोस्तों के साथ रात को 8 बजे के बाद 8 भी बैठ बजे पाए। के बाद, बिल्कुल हमें तो बहुत डर था। क्यों डर बिल्कुल। था? क्योंकि हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स हमें टाइम दे रहे थे। राइट। कम से कम एक पेरेंट टाइम दे रहा था। तो हम जब जाकर बैठते थे, पिताजी पूछते थे पूरा दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन तेरे दोस्त हैं, क्या करते हैं, किसका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किसका नहीं है। हमारे यहाँ ओपन कल्चर ड्रिंकिंग का कभी भी नहीं था, सो कॉल्ड मॉडर्न कल्चर। अब क्या होता है, जिस बच्चे को वक्त नहीं मिला, आपको वक्त नहीं मिला, वो लॉनलीनेस में गया, और सारे बच्चों को वक्त नहीं मिल रहा, वो एक दूसरे के साथी बने। अब वो जो मर्जी करे, आप उसको रोक नहीं सकते। अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मेरे सामने थोड़े दिन पहले एक बच्ची आती है, वो शादी के लिए रेडी है, 23-24 साल की है। मैंने उसको हमेशा ये बात बोली, मैं कहा बेटा आप रेडी हो? कहते हैं हाँ जी सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ शादी के लिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, माँ बाप रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ बच्चे की शादी 21-22 साल की उम्र में कर दी जाती है, पर वो साथ साथ में अपना एक अच्छा व्यापार भी चला रही है। मैंने उसको सबसे पहले ये बात बोली, क्या आप शादी करने के वक्त पर या शादी करने के बाद आर यू रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद योर बिजनेस? कहते नहीं जी आजकल ऐसा नहीं होता। मैं क्या होता है? आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल जाओ। टाइम तो आपको देना जब पड़ेगा। आप ससुराल में जाओगे तो आपके पति को धंधा छोड़ने के लिए, काम छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, तुम्हें कहा जाएगा। राइट। बिल्कुल। ठीक है, यही समाज है। दूसरी चीज, अगर आप अपने पति से ज्यादा अच्छा कमा रहे हो आज, आर यू रेडी टू गो इनटू अ फैमिली जहां हस्बैंड आपसे कम अच्छा कमाता हो और वो जॉब छोड़ दे? नहीं, कहते नहीं, ईगो क्लैश हो जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आइदर चूज कोई नहीं चाहेगा, कि हाँ। जो आपके घर को संभाल ले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर क्या आर यू रेडी फॉर दैट? नो, आई एम नॉट रेडी। माय हस्बैंड शुड बी अर्निंग मोर देन मी, मेरे से ज्यादा अच्छी अर्निंग वाला होना चाहिए। तो जिसकी ज्यादा अर्निंग है वो क्यों जॉब छोड़ेगा? मैं अगर शादी में हूँ, मेरी पत्नी मेरे से ज्यादा कमाती है और मेरे को लगता है मेरे बच्चों को मेरे को वक्त देना है, तो मैं अपनी जॉब छोड़ने को रेडी हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति को अपने बच्चों को वक्त देना ही पड़ेगा। दोनों जने जॉब कल्चर में हो, दोनों जने 24 घंटे काम कर रहे हो, तो बाद में उस पैसे का कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज अ सैड रियलिटी। एक परिवार प्यार से बनता है, सिर्फ जरूरतों से नहीं बनता। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, वो गलत थी या सही थी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि 2 में से एक व्यक्ति को घर संभालना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो संभालना ही पड़ेगा। पहले सोच लो इस बात को। If you are ready to compromise your business, your service, your job, either male or female, then you can go for a marriage. बच्चे को पैदा करके क्रच में डाल दिया, बच्चे को पैदा करके बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, फिर क्यों पैदा किया? राइट। सिर्फ इसलिए कि मेरी जनरेशन आगे बढ़ गई। तो वो आपसे बात नहीं करने वाला, फिर वो अमेरिका चला गया, फिर वो लंदन चला गया, फिर वहीं की भाषा बोलता है, फिर उसका सुख है दुख है। अब वो मतलब नहीं, आप पैसा कमाते कमाते बूढ़े हो चुके हो, अब आपको भोगने का कोई टाइम नहीं बचा, खत्म हो गया जीवन। इफ यू लव योर जॉब, इफ यू लव योर businesses, if you love everything that is materialistic, so don't marry or don't have a child. Ideal partnership जहां दोनों महिला और हस्बैंड यानी कि पति काम कर रहे हैं, 24 घंटे वाली ड्यूटियां कर रहे हैं, जहां एक भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की एवज में, या मैं चलो ये कहता हूं ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि हफ्ते में 3 दिन एक व्यक्ति टाइम देगा, 3 दिन दूसरा व्यक्ति टाइम देगा, सुबह ये व्यक्ति टाइम देगा, शाम को ये व्यक्ति टाइम देगा, या ये अंडरस्टैंडिंग हो, पर एटलीस्ट गेट सम क्लैरिटी। बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। बाद में उस बच्चे की गलती नहीं, 13 साल का बच्चा ड्रग्स में नहीं जाना चाहता। आहार, विचार और व्यवहार जो बात शुरू में करी थी। हाँ। व्यवहार किनके साथ उठता बैठता है वो बच्चा, आपको पता ही नहीं लगा कब वो गलत संगति में चला गया। राइट। और क्या पता आपके बच्चे ने वो गलत संगतियां शुरू करी। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो इग्नोरेंट हो। राइट। आप उस बच्चे पे वक्त ही नहीं देते, टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। गुड पेरेंटिंग में आपको वक्त देना। मेरे पास जैसे मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं मेरे घर में मेरा जो पार्टनर है वो मेरे बच्चे को वक्त देगा ही देगा। और मेरे पास अगर वक्त है तो मैं उसको बोलूंगा भाई तुम कमाओ और मैं बच्चे को वक्त देता हूँ। ये पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये चीज बाद में
प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, करेगी ही करेगी। हम्म अब मान लो वो बच्ची है, वो कहेगी मेरे को जॉब मैं करना चाहती हूँ, हम्म अच्छी बात है कि वो जॉब करना चाहती है, अपने पति को बोलो। हम्म या चलो वो सैटरडे संडे को आता है, तो क्या वो 2.5 दिन 3 दिन प्रॉपरली अपने बच्चे को दे रहा है? एटलीस्ट अगर वो भी दे रहा है तो भी ये चीजें हाथ से ना छूटती। पर उन 2 दिनों में आपको अपने पर्सनल काम बहुत सारे निपटाने हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल मूवी देखने जाना है, आपको भी पार्टी करने जाना है, राइट हाँ ठीक है? तो सारी चीजें नहीं सही हो सकती और हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। एडिक्शन का कारण वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोना, साउथ हाँ। वेस्ट में साउथ साउथ वेस्ट में West सोना, East। साउथ वेस्ट की एंट्री, साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री, एंट्री नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष, ये सारे कारण बनते ही बनते हैं, बनेंगे ही बनेंगे। तो हम्म। वास्तु तो रीजन है ही है, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल भी एक रीजन है। लाइफस्टाइल एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है। पहले का जमाना था जहां पर एक पिता, अर्ली मैरिजेस का टाइम था पहले, 20-21 साल में शादी होती थी। 21 साल के लड़के की शादी हुई, 22 साल के लड़के की शादी, 18-19 साल की उम्र में उसको काम करने का प्रेशर हुआ, लड़का लड़की दोनों ने विवाह किया। जब तक वो 40-45 साल के हुए, उनके बच्चे 25 साल के हो गए। अब इनके घर जब ये बच्चे 20-20 सालों के हुए, 18 सालों के, 20 साल के उनके बच्चे और ये 45-45 सालों के हो गए, तब तक इनके दादा दादी जिंदा थे, साथ रहते थे, बच्चों को वो संभाल रहे थे। हाँ। तब आप हस्बैंड वाइफ काम कर सकते थे। जब दादा 80 साल का हुआ, उसका बेटा 60 साल का, उसका पोता 40-35 तक पहुंच चुका था। इनकी फैमिली में वक्त देने के लिए लोग थे। न्यूक्लियर फैमिली भी आजकल रीजन बन गई है। अब क्या है, लड़का शादी करता है 30-31 साल की, और वो भी अर्ली एज मान रहे हैं, 35-36 साल में बॉलीवुड इंस्टाइट, मैं ये नहीं कह रहा, पर उसके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज आएंगी। 35 साल की उम्र में शादी हुई, आपके 15 साल अच्छे कमाने के थे, आपने कमाया, 20 साल बहुत अच्छा कमाया, आप हो गए 60 के, 55 के, 60 के, 65 के। आपके माता पिता को अब आपकी जरूरत है क्योंकि वो और वृद्ध एज में चले गए। राइट। इस वक्त पे आपके बच्चे 16-17 साल की उम्र से गुजर रहे हैं, जब आप 60 साल के हो गए, आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, आपको उधर भी पैसा चाहिए, इधर भी पैसा चाहिए, आप एक सर्कल में फंस गए। पहले क्या था, बाप 40 साल का, उसका बेटा या बेटी 20 साल की है, 15 साल, उसके पिता 60 साल के, किसी को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। दैट वाज द रीजन कि फैमिलियां संभल जाती थी। आप अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास भेज देते थे, माता पिता साथ में रहते थे, वो उनको संभालते थे। पिता 70 साल की उम्र में रिटायर हुआ, जो दादा है वो 70 साल की उम्र में रिटायर हुआ, तब तक वो अपना अच्छा कर रहा है। यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई क्योंकि आपके बच्चे कॉलेज पास आउट होकर अपनी अर्निंग करने चले गए। राइट। दैट वाज इंडियन कल्चर। वेस्टर्न कल्चर कहाँ से आया? आपने 18 साल का बच्चा किया, आपको 70 साल की हो, आपका चौथी शादी चल रही है, आपका बच्चा छोड़ के चला गया, आप यहाँ चले गए, आप वहां चले, यही तो कल्चर है। यही वहीं से तो ड्रग्स आए हैं, वहीं से तो डिप्रेशन आया है। भारत में डिप्रेशन थोड़ी ना था। राइट। ये क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द कल्चर। आप कितना भी कह लो, सिर्फ पैसे के पीछे भागना, भौतिकता के पीछे भागना कभी भी 100% सत्य नहीं होगा। पहले का नियम था, बच्चे को सुबह 5 बजे उठा के मंदिर लेकर जाते थे। कितने पेरेंट्स लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल, खुद ही नहीं जा रहे हैं। कितना ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, कितना मेडिटेशन कर रहे हैं, कितने मेडिटेशन की क्लासेस हम बच्चों को डाल रहे हैं, किस चीज में डाल रहे हैं? आखिरकार एआई सीख, टेक्नोलॉजी सीख, गेम खेल, ये खेल, मतलब उसको कंप्यूटर पकड़ा दिया, उसको लैपटॉप पकड़ा दिया, 24 घंटे की भाई इसी में लगा रहे, हमारा टाइम मत वेस्ट कर। खाना खाते हुए फटाफट फोन दे दिया कि यार मेरे से माथा फोड़ी ना करे, अपने आप फटाफट खा ले। तो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आज 10 साल के बच्चे को वो अक्ल है जो हमें 35 साल में नहीं है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब है। हमें सर्च करना पड़ता था, मेरे को एस्से लिखना था तो मेरे को 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। पिताजी के पास जाता था, पापा बताओ ना दोस्ती के ऊपर ऐसे कैसे लिखते हैं, मम्मी बताओ ना दोस्ती के ऊपर ऐसे कैसे लिखते हैं, क्या दोस्ती होती है। अब वो चैट जीपीटी को बोलता है दोस्ती के ऊपर ऐसे लिखो। अपंग है दिमाग से वो। माँ बाप ने कभी मुड़ के देखा ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आहार, विचार, व्यवहार हमेशा रजस सत्व तमस, हमेशा व्यक्ति की बुद्धि पर कार्य करेंगे, जो व्यक्ति को समस्याएं समाधान देते रहेंगे। आपके ऊपर ये चीज है। जब आप शादी के लिए बढ़ रहे हो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मटेरियल। एक पति ये चाहता है कि पत्नी काम तो करे, जॉब पर तो जाए, लेकिन फिर आके वो घर भी संभाले। फिर यहाँ कलेश है।
मैंने अपनी रिश्तेदारी में देखा है, बहुत अच्छी बहनें हैं, लड़कियां हैं, वो अपना जॉब करती हैं, सुबह जाती हैं, रात को आती हैं, रात को आके खाना तो वही बनाएंगी। हाँ जॉब करने पे आपने उसको लगा दिया, लेकिन खाना अभी भी वही बनाएगी। वो थकी हुई है, वो परेशान है, फिर वो अपने बच्चे पर टूट के पड़ती है, क्योंकि वो भी इंसान है। वो भी इंसान, राइट। प्रॉब्लम यही है कि एक तरफ आप ये बोलते हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरत काम करे या ना करे या ना करे, दूसरी तरफ घर का काम आपको उसी से करवाना। एक तरफ तो आपको होना ही पड़ेगा, है ना, या तो इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ, दोनों जने कमा रहे हो तो बी सेंसिबल कि बच्चे को टाइम कौन देगा, कैसे टाइम दोगे, कैसे अपब्रिंगिंग उसकी अच्छी करो, क्योंकि उसकी अपनी एक लाइफ है। अगर वो डिप्रेशन में चला गया तो उस बेचारे के साथ क्या होगा, जिसको अपने माँ बाप देखने को ही नहीं मिले। सो आपको न्यूक्लियर फैमिली में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि किसी और के लिए काम करना पसंद नहीं है। आप अपने इंडिविजुअलिटी में जीना चाहते हो, सुबह 8 बजे जाना चाहते हो घर से बाहर, रात को 10 बजे से पहले एंटर नहीं करना चाहते। बच्चे क्रचेस में घूम के घर से वापस आएंगे, पिता कब घर में आ रहा है, माँ कब घर में आ रही है, किसी के बारे में कुछ पता नहीं। तो फिर आप सोच लो कि ये आपका बुना हुआ है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता इवेंचुअली। तो ये कल्चर के कारण है। और वास्तु एस्ट्रोलॉजी ये भी अपने आप में उसमें मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन कल्चर बिल्डिंग बहुत ज्यादा मस्ट है। सर जैसे अपन जो वर्किंग करते हैं उसमें हम एनर्जीज शिफ्ट करते हैं, जिसको हम सत्व रजस तमस कहते हैं। अगर हमने वास्तु कर दिया घर का और हमने एनर्जी शिफ्ट कर दी, हमने एस्ट्रो पे वर्किंग कर दी, हमने सारा काम कर दिया, अब वहाँ पे जैसे हम नॉनवेज को तामसिक भोजन कहते हैं, अल्कोहल को हम तामसिक कहते हैं, तो क्या उस घर में अगर वहाँ पे नॉनवेज खाना खाया जा रहा है या बन रहा है उस घर में, पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस करने के बाद में, और अल्कोहल ड्रिंक ले रहे हैं वहाँ पे, तो क्या वो एनर्जी वापस शिफ्ट हो सकती है सत्व में कन्वर्ट करने के बाद में? जो चीजें आप खा रहे हो उससे एनर्जी शिफ्टिंग तो होगी, पर नॉनवेज खाना, अल्कोहल इज नॉट बैड फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स, इट इज बैड फॉर स्पिरिचुअल गेन्स। तो प्रॉब्लम ये है कि ये तामसिक है, तामसिकता को प्राप्त हो गए, और कल को आपके साथ में जो लाइफ में होगा वो आप नहीं झेल पाओगे, जो स्पिरिचुअल लेवल की बातें। हाँ। लेकिन क्या नॉनवेज खाना के पास करोड़पति नहीं हो सकता, पैसा नहीं हो सकता? आपने वास्तु किया वो सब होगा, लेकिन एक व्यक्ति उतने पीस में है जितने पीस में एक वेजिटेरियन व्यक्ति है, ये मेरे को डाउट। जितना ज्यादा आप सात्विकता के करीब हो उतने आप पीस के करीब हो। इंपॉर्टेंट सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वेल्थ थोड़ी ना है, पीस भी तो जरूरी है ना। तो अब जो खा रहे हो वो कहां से आया, किस सोर्स से आया, किस तरीके की एनर्जी से आया, किस तरीके के लोगों ने उस पे हाथ लगाया है, किस भाव से वो कटा है, किस भाव से आप उसको खा रहे हो, ये आपके पीस, इंटरनल पीस के लिए, बॉडी मसल गेन के लिए, इमोशंस के लिए अच्छा नहीं है। क्या उससे पूरे घर की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी? बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप उसको साफ करने के आपके पास बहुत उपाय हैं। आप सुबह उठ के पाठ पूजा करते हो, आप एक तरफ कुत्ता पालते हो कि हमें जीव बहुत प्यारा, दूसरी तरफ बकरा काट के खा जाते हो। ये आपकी सोच है, ये आपकी बुद्धि है, मतलब आप किस तरीके से इसको डिफाइन करते हो, मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, ऐसा नहीं है कि वो चीजें मटेरियलिस्टिक गेन में प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पीसफुल जीवन जीने की है। आप कितने अच्छे तरीके से जीवन आपने यापन किया, कितनी तामसिकता को प्राप्त हुए, कितनी राजसिकता को प्राप्त हुए, कितनी सात्विकता को प्राप्त हुए। इसलिए आज जैसे सर हम वास्तु करते हैं, हम अपने पंच तत्व को बैलेंस करते हैं, और पूरी दुनिया आज पंच तत्व पे ही अटकी हुई है। जैसे हमारा शरीर भी है, वो भी पंच तत्व से बना हुआ है, और हम घर का वास्तु भी पंच तत्व को बैलेंस करते हैं। जो हम बाहरी चीज़ों को हम बैलेंस करते हैं, वही हमारे शरीर के अंदर भी वही बैलेंस होता है। बाहर अगर हमने अच्छे से बैलेंस किया तो हमारे शरीर में भी पंच तत्व बैलेंस हो गया। तो हम इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि हमने हमारे बाहरी दुनिया को सही किया है, तो हमने हमारे इनर पीस को भी हमने कहीं ना कहीं सही किया। बाहरी जीवन सही किया तो आपकी बुद्धि सही हुई। हाँ, बुद्धि सही हुई तो डिसीजन सही हुआ, डिसीजन सही होता है आपने खाया सही। हाँ, और खाया सही तो आपका शरीर सही हो। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कर्म वैसे हो जाते हैं। हाँ। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट सही है, आपकी किचन सही जगह पर है, तो आपका डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव फूड विल बी हायर। नेगेटिव फूड की तरफ है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ खंडन है, नेगेटिव जोन्स में सोते हो तो गलत खा के सोने का एडिक्शन हो जाएगा।
भाई मुझे मेरा बचपन से आज तक का याद है, फूड अपनी चॉइस का खाने में इतना कोई मेजर इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा या बुरा है, बस ये अच्छा है ये बुरा है। कभी कुछ होगा कि इसके लिए मरे जा रहे हैं, बहुत रेयर केस होगा। तो ये क्यों है? ऐसा थोड़ी है कि मेरी नेचर वो नहीं है। आप जिस घर में रहते हो वो सात्विक एनवायरनमेंट का घर बना हुआ है, आप ज्यादातर सात्विकता के प्रेमी हो जाते हो, आप वही चीजें खा रहे हो, वही चीजें पी रहे हो, तो आपका जीवन उतना अच्छा होता चला जाएगा। तो यस, फूड का आपके ऊपर इम्पैक्ट है, आपके मेडिटेशन का आपके ऊपर इम्पैक्ट है, लेकिन ये कर आप कब पा रहे हो? जब आपका घर पॉजिटिव है। हाँ। मैं क्यों कहता हूं अपने घर में अल्कोहल मत रखो? अगर आप रखोगे तो देखोगे, देखोगे तो मन करेगा, मन करोगे तो पियोगे। हाँ। बहुत सारे लोग, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, अपने घर में रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते कहाँ रखे? मैं वेस्ट में रख दो, नॉर्थ वेस्ट में रख दो, क्योंकि उन्होंने हाथ ही नहीं लगाना, तो उनका मन स्ट्रांग है। हाँ। तो आप उन लोगों से फायदा लेने के लिए जो आपके घर में आते हैं पार्टी करने, आप वेस्ट में रख तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनको चांसेस होते, प्रोबेबिलिटी टू ड्रिंक, क्योंकि उनके घर का वास्तु सही है, उनकी अपब्रिंगिंग सही है, वो सात्विक रहे हैं, अगर वहां प्रोबेबिलिटी होती और उनके घर में अल्कोहल पड़ी होती तो पीते। वास्तु वो ही करेगा जो आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई दे रहा है। जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा उससे इम्पैक्ट होता जाएगा, इन्फ्लुएंस आप होते चले जाओगे। तो खाने का इम्पैक्ट क्या अपने जीवन पे है, वास्तु का इम्पैक्ट आपके खाने पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। सुन, जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे, जैसी बुद्धि होगी, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रहेगा, ईश्वर को प्रेम करोगे। नॉर्थ ईस्ट में कचरा रहेगा तो आप कचरे को प्रेम करोगे, आपके दिमाग में कचरा आएगा। जो आदमी 24 घंटे नेगेटिव सोचता रहता है, किसी को गाली गलौज करता रहता है, 24 घंटे दूसरों की बुराइयां करता रहता है, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको कोई ना कोई दोस्त जरूर मिलेगा, क्योंकि उनका वास्तु उनसे वैसा काम करवा रहा है। तो अगेन, आपका आहार, आपका विचार, आपका व्यवहार, सारी चीजें एक कनेक्टेड है, कनेक्शन में चलती हैं, असमंजस्य में चलती हैं, और फिर आपके जीवन को उचित अनुचित परिणाम मिलते हैं। और उसी के बेसिस पे आप एस्ट्रोलॉजी, उसी के बेसिस पे आप वास्तु, उसी के बेसिस पे आपको सही चीजें मिलती हैं। अब जैसे मैं बताऊं, मैं एक भतीजा और एक चाचा, इनकी कॉम्बिनेशन के लिए काम कर रहा हूं। चंडीगढ़ की पार्टी में उनके लिए बहुत अच्छा, अच्छी पार्टनरशिप, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, बढ़िया चलता जा रहा है। एक व्यक्ति ने उनमें से बोला, मेरा वास्तु भी बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, उसने अपना घर चेंज किया, कुछ नहीं पूछा, ऐसा नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद दोनों की लड़ाई होती है। जो भतीजा है वो मेरे को जानता है, मेरे को मानता है, चाचा बोलते हैं मैं इतना ज्यादा यकीन नहीं करता, हमने रेस्टोरेंट का वास्तु बढ़िया किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। इनकी दोनों की आपस में बातचीत होती है कि अब हमें अलग होना है, हम एक साथ काम नहीं कर सकते। वास्तु ने क्या बुद्धि हरी कि उनकी पर्चियां निकली, जिन चीजों का वास्तु खराब था वो चाचा को मिला, नॉट स्पेसिफिकली पर्चियां, उसने अट्रैक्ट ही उन चीजों को किया। उसने बोला ये कि मेरे को तो ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा चलती है, उसकी लोकेशन अच्छी है, उसकी अच्छी। भतीजा बैक साइड में बैठा था, उसने बोला यार मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो माइंड से सात्विक था, मुझे ना दूसरे का नुकसान चाहिए ना खुद का नुकसान चाहिए। वो बैक स्टेज में बैठा था, वो बैठता बैठता सोचता रहा यार जो आएगा किस्मत में अच्छा हुआ चला लेंगे। उसके पास वो प्रॉपर्टीज आई जो प्रैक्टिकली अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ उनके साथ, वो चाचा डूब गया और भतीजा कामयाब हो गया। क्यों हो गया कामयाब? वो कहता उसने, मैंने अट्रैक्टिव पॉजिटिव चीज करी, उसने अट्रैक्टिव नेगेटिव चीज करी। तो सारा खेल अट्रैक्शन का है। आप क्या चीज अट्रैक्ट करते हो, कब अट्रैक्ट करते हो, कैसे अट्रैक्ट करते हो, वही चीज आपको उसी तरीके के फल देगी। अगर आप इन चीजों की हेल्प ले लेते हो तो आपका जीवन थोड़ा सा बेहतरीन, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा खूबसूरत होगा। नहीं लेते तो सब किस्मत के हवाले, जैसा होगा वैसा बढ़िया हो। चलिए, थैंक यू सो बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये कन्वर्सेशन आप सभी लोगों को बहुत खूबसूरत और पसंद जरूर आई होगी, और आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। जितना हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर बैठकर बात कर सकते हैं, पूरी हमने करने की कोशिश करी है। ऐसे पॉडकास्ट, ऐसी सीरीजेस, ऐसी वीडियो अब आती रहेंगी, और आप सभी के सवाल जितने आते रहेंगे उतना ज़्यादा हम आप सभी लोगों से शेयर करते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर लिख कर दीजिएगा कि क्या पसंद आया, और क्या रह गया ये भी लिख कर दीजिएगा, ताकि मैं और मेरे सहयोगी एसोसिएट्स आप सभी के सवालों के जवाब दे सकें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।